हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक भी वीडियो आप लोग मिस ना कीजिए, ठीक है। ये लास्ट हमारा वीडियो होगा हमारे ख्याल से, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यदि नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, आप अपना कॉपी अपने तरीके से अच्छे से लिख पाओगे, ठीक। हमारा जो अगला प्रश्न था वहाँ तक छोड़ चुके थे हम लोग आज देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, खनिज के संरक्षण के उपाय। क्या चीज़? खनिज के संरक्षण के उपाय, ठीक है। ठीक है, पहला नंबर क्या करेंगे तो ज़रूरत के अनुसार उपयोग करेंगे। किसके हिसाब से? ज़रूरत के अनुसार उपयोग करेंगे। ज़रूरत के अनुसार उपयोग करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे। कैसे बचाएंगे खनिज को? दूसरा उपाय क्या करेंगे? सतत विकास। खनिज का क्या करना होगा हमको? सतत विकास करना होगा, खनिजों का सतत विकास। सतत विकास का मतलब तो समझ में आता है, अगली पीढ़ी को ध्यान में रख करके। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद तीसरा, ठीक है, अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अनावश्यक। खनिज का क्या करेंगे हम लोग? अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया हमारा, अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। और क्या कर सकते हो भाई? तो इसमें जो विवेकपूर्ण तो लिख ही दिए, जरूरत के अनुसार उपयोग करना, सतत विकास करेंगे उसका, किसका? खनिजों का। तीसरा क्या लिखा? अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। चौथा क्या लिखेंगे हम कि विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। क्या चीज? विवेकपूर्ण, है ना। यदि हमारे घर में 1 चम्मच से काम चल सकता है तो हम 10 चम्मच क्यों खरीदें? तो इसीलिए क्या कहा गया? विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। अब जैसे कि देख लो हमारे यहाँ क्या है भैया, क्या खरीदे? फिल्टर रखा हुआ, जंग लग जाएगा उसमें रखे रखे। तो उससे अच्छा था कि बेकार खरीदे। पानी को गर्म करके उससे काम चलाया जा सकता था। पानी को गर्म करके बर्तन में रख लेंगे, ठंडा हो जाएगा तो वो भी पानी शुद्ध है। तो विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? विकल्पों का खोज करेंगे। क्या चीज? विकल्पों का खोज करेंगे, विकल्प। अब देख लो क्या है भाई, विकल्पों का खोज करेंगे, ठीक है। तो 5 पॉइंट हो गया सर। खनिज के संरक्षण के उपाय में आप क्या क्या बताए? तो सिंपल सा बात है बाबू, खनिज, खनिज में क्या क्या आता है? लोहा आता है, एल्युमिनियम आता है। तो जैसे में देख लो, छठा नंबर, जैसे क्या लिखोगे? जैसे में लिख दो सर कॉपर, कॉपर यानी तांबा। उसके बाद क्या होता है? एल्युमिनियम, Al एल्युमिनियम हो गया। और उसके बाद हम लोग खनिज में ज़्यादा चीज़ क्या यूज करते हैं? लोहा यानी कि Fe हो गया सर। इसके अलावा क्या यूज करते हैं हम लोग? एल्युमिनियम हो ही गया। चांदी का यूज करते हैं, Ag और Au का यूज करते हैं। Ag हो गया चांदी, Au हो गया सोना, ठीक है। तो और बहुत सारा है ऐसा खनिज। तो खनिज का उपयोग करेंगे हम लोग कैसे, समझ में आ गया। पहला नंबर पॉइंट हमारा हो गया, जरूरत जितना होगा उतना ही उपयोग करेंगे। खनिज का विकास जो करेंगे कैसा? सतत विकास करेंगे ताकि अगली पीढ़ी को भी काम में आ जाए। तीसरा क्या करेंगे? अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। क्या चीज नहीं करेंगे? अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। अब जैसे कि देख लो, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग कि घर बनाते हैं। घर में क्या करते हैं हम लोग? दरवाजा नहीं लगाते हैं, पहले बना लेते हैं मकान, जहाँ दरवाजा होता है वहाँ खाली छोड़ देते हैं, बाद में उसको तोड़ करके फिर से उसमें लगाते हैं। कितना मेहनत लगता है, डबल मजदूरी लग गया, है ना, मेहनत भी लगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? तो अनावश्यक वहाँ खर्च हुआ ना मेरा। उसी तरह से खनिज का अनावश्यक उपयोग भी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज, अब घर में 1 मोटरसाइकिल है, हम लोग 5 मोटरसाइकिल खरीद ले, 5 आदमी है, सबके पास पैसा, एक गाड़ी से भी काम चल सकता है। तो वहां पर हम क्या किए? खनिज का उपयोग हो रहा है गाड़ी में, तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग हम कम करेंगे ताकि जो है अनावश्यक उपयोग नहीं होगा, तो अगले पीढ़ी के लिए भी बचेगा, है ना। तो ये चीज। तीसरा क्या बोला? विवेकपूर्ण उपयोग करना, मतलब सोच समझ करके उपयोग करेंगे। किसका? खनिज का। छोटा छोटा पॉइंट है, आराम से लिख सकते हो। विकल्पों की खोज करना होगा। विकल्प का मतलब क्या हो गया कि उसके बदले कोई और चीज किसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि देख लो, अब क्या आता है, पहले जो कोई मशीन आता था तो लोहा वाला आता था, ठीक है। अब देखो फाइबर का चीज आता है। मोटरसाइकिल में भी जो जिसको मडगार्ड बोलते हैं, या फिर जो बम्फर होता है गाड़ी में इस तरह से, या फिर पहिया के ऊपर में इस तरह से लगा हुआ रहता है ना, ये प्लास्टिक का होता है, फाइबर का होता है। पहले लोहा का आता था। तो ये क्या हो गया? ये वैकल्पिक स्रोत हो गया, विकल्प हो गया। तो लोहा का उपयोग कम होने लगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी खनिज है उसका थोड़ा सा उपयोग कम करेंगे ताकि क्या होगा? अगले पीढ़ी के लिए बचेगा। तो ये सब चीजें हो गई। इससे क्या होगा? हमारे लिए खनिज बचा रहेगा, खनिज का अस्तित्व रहेगा। नहीं तो एक दिन खनिज समाप्त हो जाएगा। समझ में आया कुछ? खनिज को बचाने का प्रमुख
उपाय। ये क्या था क्वेश्चन, खनिज को कैसे बचाया जाए, खनिज को कैसे संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, ठीक है। ये चीजें प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हो। अब अगला सवाल पे आते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न क्या पूछ रहा है भैया कि देख लो क्या है, परिवहन। क्वेश्चन क्या है सर, परिवहन है और क्या है, संचार सेवा है। परिवहन और संचार सेवा, इसके उपयोगिता पर प्रकाश डालें, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, परिवहन के बारे में बता देते हैं, संचार सेवा के बारे में भी बता देंगे। तो हेडिंग दे देना परिवहन की उपयोगिता। कैसे लिखोगे, परिवहन की उपयोगिता, है ना। परिवहन की उपयोगिता लिखेंगे ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो परिवहन की उपयोगिता में पॉइंट नंबर 1 देंगे। क्या दोगे भैया, परिवहन क्या करता है हमें, यातायात। यातायात का मतलब क्या होता है, आना जाना, है ना। यातायात की सुविधा देता है। क्या चीज की सुविधा देता है, यातायात की सुविधा देता है। तुम लोग ये मत समझना हम टीचर है और टीचर की तरह पढ़ा रहे, तुम लोग समझना कि हम अपने से आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आने जाने में सुविधा देता है ना। तो ये चीजें, तो चले यातायात की सुविधा, मुझे गुस्सा दिला रहा है। चलो यातायात की सुविधा हो गया। नंबर 2 में क्या करोगे भाई, तो नंबर 2 और आसान है। परिवहन और हमें क्या मदद करता है सर, सर जो है ना माल ढोने के काम में आता है, ठीक है ना। माल, और माल का मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है ना, सामान ढोने के काम में आता है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में क्या बताओगे सर, परिवहन। परिवहन के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, इसको 3 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन सा, इस तरह से एरो दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा लिखने में। जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन होता है सर, ठीक है, लिख दिए। मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे सर, जल का बात करें ना, जल परिवहन लिख देते हैं यहाँ पर। जल परिवहन में क्या, देखो हम क्या लिखे, पूछ रहा है परिवहन और संचार की उपयोगिता। क्या लिख रहा है, उपयोगिता, इसका क्या फायदा है, क्या उपयोग है, उन चीजों के बारे में लिख रहे हैं। हम लोगों ने परिवहन के बारे में लिखना शुरू किया। यातायात की सुविधा देती है, यात्री एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो भी कसम खा लिया लिखने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यातायात की सुविधा, माल ढोने का काम में आता है। परिवहन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं सर, जल परिवहन, उसके बाद कौन सा भाई, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, इसके बाद लिखेंगे जल परिवहन। जल परिवहन में क्या लिखोगे, हमारा जो पॉइंट था चौथा नंबर, जल परिवहन, इसमें लिखेंगे सर ये सबसे सस्ता होता है। अब देखो ये 1 2 3 4 आई ऐसे लिख रहे थे ना, 1 2 3 4, तो यहाँ हम लोग ए भी कर देंगे। पहला नंबर में क्या दोगे सर, सबसे सस्ता होता है। क्या होता है, सबसे सस्ता होता है ना, जल परिवहन। नंबर 2 ये क्या होता है, अधिक सामान की ढुलाई हो जाती है इसके द्वारा। किसके द्वारा, जल परिवहन के द्वारा अधिक सामान की ढुलाई होती है। सी हो गया ना। और क्या हो जाएगा, इसके अलावा जल परिवहन की बात करेंगे, इसमें बड़े बड़े क्या चलते हैं, नाव चलते हैं, सबमरीन चलते हैं, या फिर बोल सकते हैं जल परिवहन किसके मदद से, नदी या समुद्र के द्वारा। नदी या समुद्र के द्वारा, इसका रास्ता क्या होता है, नदी या समुद्र। तो ये चीजें लिख दी हम लोग जल परिवहन में। और पॉइंट देंगे, चूंकि देखो लॉन्ग आंसर है, 4 नंबर का आंसर है, तो हमको लिखने में शर्माना नहीं चाहिए। सर वायु परिवहन, वायु परिवहन लिखोगे सर बहुत महंगा होता है, तो बहुत महंगा लिख दिए। देखो जो समझ में आता है वही लिखना, ठीक है। दूसरा नंबर, महंगा होने के साथ समय का बचत करवाता है, इसको बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा नंबर, और क्या होता है सर, और इसमें जो है क्या होता है भाई, जान का भी खतरा रहता है। जितना महंगा है और उसके बाद जो है जल्दी पहुंचाता है तो खतरा भी ज्यादा है, तो वो चीज भी लिख दिए। उसकी 5वां नंबर हो गया ये कि ये जो है क्या करता है, कम समय, अच्छा कम समय तो लिख ही दिए, चलो इतना काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट लिख दो, याद आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ लिख देते क्या, धनी लोगों के लिए वायु परिवहन बहुत आसान है, क्योंकि पैसे वाले लोग को तो आसानी से वायु परिवहन में फायदा हो जाता है। अब क्या लिखोगे अगला पॉइंट, कि सर अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे स्थल परिवहन। कौन सा, स्थल परिवहन। स्थल परिवहन को यानी कि इसको हम लोग सर 2 भाग में बांटते हैं, एक को सड़क बोलते हैं, स्थल परिवहन को क्या बोलते हैं, एक में सड़क परिवहन, दूसरा को रेल परिवहन बोलते हैं ना। सड़क में क्या होता है सर, ये मार्ग होता है, बहुत सारे सड़कें होती हैं सर, एक को NH बोलते हैं। एकदम तुम इस तरह ड्राइंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया कौन सा, राज्य राजमार्ग, राज्य का राजमार्ग, राज्य से कौन जुड़ा रहता है, पंचायत का। तो इस तरह से दिखा दिए। सड़क में क्या होता है, NH होता है, जिसको नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। राज्य का राजमार्ग होता है, फिर गांव का सड़क होता है। इस तरह से हम लोग बता देंगे। रेल में तो पता ही है क्या क्या होता है ना, तो वो चीजें, तो ये रेल मार्ग हो गया सर। और इसमें जो है
कहानी यही खत्म कर देंगे हम लोग। बहुत सारा हो गया परिवहन में, परिवहन की उपयोगिता हम लोग दिखाए। तो ये जो है सड़क परिवहन के बारे में एक और फैसिलिटी क्या बता दोगे इसके बारे में? सर ये घर तक पहुंचा देता है। सड़क परिवहन क्या होता है? घर तक चला जाता है, सबके दरवाजे तक। एक फायदा इसमें यह है, ट्रेन परिवहन सस्ता भी है, ठीक है ना, और ट्रेन का जाल जो है पूरे देश में फैला हुआ भी है। इस तरह से बहुत कुछ लिख दो उसमें, जो भी लिखना हो, है ना, आसानी से। इसमें भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास डब्बा बॉगी रहता है, जिसमें जैसा जाना चाहोगे उस हिसाब से उसका रेट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारा पॉइंट हो गया हमारे लिए किसका? परिवहन की उपयोगिता का। अब आते हैं संचार की उपयोगिता, ठीक है। संचार की उपयोगिता लिखेंगे हेडिंग में क्या? संचार की उपयोगिता लिख देना आराम से। उसके बाद नंबर 1 पॉइंट लिखना, ए नंबर कर दो। तो ए ही के स्टाइल में लिखते हैं हम लोग, या डिजाइन देना चाहो, देखो ए नहीं लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो डिजाइन, है ना, या फिर ऐसा लिख सकते हो, अपनी मर्जी है, स्टार मार्क दे सकते हो, जो तुमको पसंद आए वो दे देना। हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डिजाइन मार सकते हो। चलो यहाँ पर परिवहन संचार की उपयोगिता में बात करें तो सबसे पहली बात है कि शिक्षा में सहूलियत होता है। शिक्षा में सहयोग करता है कि नहीं? संचार की सुविधा है शिक्षा में, शिक्षा के लिए मददगार। शिक्षा के लिए क्या होता है? मददगार। कहोगे कैसे? तो उदाहरण में दे देना एकदम, जैसे में सर स्मार्ट क्लास होता है स्कूल में, ठीक है ना, इसके माध्यम से ही स्मार्ट क्लास हो गया ना। तो ये एक उदाहरण हो गया। सर दूसरा क्या हो गया? यूट्यूब हो गया। यूट्यूब होता है कि नहीं? यूट्यूब क्या है? यह भी एक संचार का ही माध्यम। आसानी से कोई भी चीज को देख लेते हैं हम, न्यूज को देख लेते हैं, किसी का लेक्चर बना हुआ रहता है उसको देख लेते हैं। संचार की यह भी उपयोगिता हो गई। सर तीसरा, स्वास्थ्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किस चीज के लिए? स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे भैया? तो डॉक्टर के यहाँ जाना है, नंबर लगवाना है, तो नंबर लगवाने के लिए हम मोबाइल का यूज कर लेते हैं, दूसरा नंबर, ठीक है। रिपोर्ट दिखवाना है तो यहाँ से सैंपल को भेजते हैं किस, कहाँ? मुंबई भेजना है। कैंसर वाला कोई बीमारी है, गांठ वाला, कुछ गांठ निकला शरीर से, कुछ मांस, उसको क्या किया हम लोग? मुंबई भेजे। कैसे भेजे भैया? संपर्क कैसे हुआ? तो इसी संचार के माध्यम से, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से कनेक्शन वहां गया, वहां से रिपोर्ट जो 2 मिनट में मेल कर दिया, यहाँ आ गया। तो क्या हो गया? स्वास्थ्य में भी मददगार है। और क्या स्वास्थ्य में मददगार है? पॉइंट वाइज तुम डिजाइन बदल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों से ही दे देना वो चीज है। आगे और क्या लिखोगे? जैसे कि तुमको एम्बुलेंस सेवा चाहिए तो उसके लिए भी हम आसानी से फोन कॉल करके उसको बुला सकते हैं, वो भी आ जाता है। डॉक्टर को घर बुला सकते हैं, घरेलू डॉक्टर भी होता है, सिनेमा सब में देखता होगा, डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर आ जाता है। गाँव घर में भी झोला छाप होते हैं, कॉल करते हैं, आ जाता है। किसके कारण? तो संचार की सुविधा के कारण। तो ये तो हो गया यहाँ पर। इसके अलावा यदि बात करें तो सी नंबर, सरकारी काम जितने भी होते हैं, क्या? सरकारी काम जितने भी होते हैं ये किसके माध्यम से? इसी संचार के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे कि क्या चीज? ईमेल, ईमेल के द्वारा भी होता है। ईमेल का नाम सुना होगा, ईमेल हो गया। दूसरा क्या होता है? व्हाट्सएप का भी उपयोग करता है। ये सब क्या है? संचार का एक माध्यम है कि नहीं? तो तीसरा काम क्या हो गया? और भी बता सकते हो, कुछ भी और होता है क्या? यूट्यूब हो गया, ये भी सब यूट्यूब से कोई मतलब नहीं। दो हो गया, ईमेल और व्हाट्सएप हो गया, बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी संचार का काम करता है। संचार का मतलब क्या हो गया? एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाना। तुम अलग अलग उदाहरण दे करके बता सकते हो। अगला नंबर की यदि बात करें संचार के साधन में, सर बोलेंगे क्या? संचार का साधन, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह। टेलीफोन, मोबाइल भी क्या है? एक संचार का साधन है कि नहीं है? हाँ, है ना। पहले सर ऐसा था कि जो है यहाँ पर एक कनेक्शन यहाँ रहता था, दूसरा जो है एक जगह दूसरे जगह, और ये वायर से जुड़ा रहता था नंबर 1 में। यानी कि ये कैसा था? वायर वाला था, तार वाला कनेक्शन होता था, ठीक है। और दूसरा नंबर में क्या आ गया? वायरलेस आ गया। क्या आया? वायरलेस आ गया। बिना तार वाला मोबाइल से बात करते हैं, फोन वहां तक चला जाता है। तो ये क्या है? मोबाइल भी एक संचार का एक साधन है। तो डी नंबर पॉइंट भी मिल गया मोबाइल। सर और बता दीजिए। तो और यदि बात करें तो बोल देना रेडियो में हम लोग समाचार सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, गाना सुनते हैं, है ना। इसके अलावा कोई शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम भी होता है, क्विज होता है, शिक्षा संबंधित प्रोग्राम, वो लिख सकते हो। और क्या लिखोगे रेडियो में? और क्या क्या देता है? भजन कीर्तन सब चीज देता है, कोई दिक्कत नहीं। F नंबर लिखना चाहेंगे सर, टीवी बचिए गया, टीवी को भी लिख देते हैं। टीवी में हम लोग क्या क्या देखते हैं? सिनेमा देखते हैं, संचार का ही एक माध्यम हो गया। नया न्यूज देखते हैं, समाचार उसमें भी देख लेते हैं हम लोग। क्रिकेट देख लेते हैं, सोचो कि इंग्लैंड में हो रहा होता है, भारत में देख लेते हैं। तो 50 उदाहरण तुम्हारे पास हो गया संचार की उपयोगिता का। बताओ, संचार का सेवा तो यही हुआ कि
तो यही चीज है संचार की सेवाएं। और कहोगे सर कुछ और पुराना बात बता दीजिए, तो अगला पॉइंट यदि लिखोगे तो एक समय था जब एक कबूतर होता था और कबूतर संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता था, तो सर वो सिस्टम पुराने समय में था। कबूतर चिट्ठी लेता जा, कैसे कि कोई गाना है एक सुंदर सा। उसके बाद कौन होता था, आदमी होता था, एक घोड़ा होता था, घोड़ा पे बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह जाता था चिट्ठी पहुंचाने, वह भी था। कुछ दिन के बाद लोग साइकिल से जाने लगा पहुंचाने के लिए संदेश, खबर, निमंत्रण कार्ड। तो ये भी उदाहरण दे सकते हो। तो फोटो मत बना देना, लिख देना एक वाक्य में। पुराने समय में क्या होता था, वो भी एक संचार का माध्यम था। अब जो है नया टेक्नोलॉजी में सर पोस्ट कार्ड आ गया है, पोस्ट कार्ड में लिखेंगे चला जाएगा, ये भी संचार का एक माध्यम है। एक बच्चा होता है स्कूल में सर एप्लीकेशन लिखता है, क्यों? क्योंकि वह भी एक संचार का माध्यम बन जाता है। बच्चा को बुखार था, कल नहीं आएगा, दीदी की शादी है कल नहीं आएगा, हेडमास्टर तक पहुंचा देता है, वह भी एक संचार का माध्यम हो गया। हुआ कि नहीं? तो कहानी समझ में आ गया, संचार की उपयोगिता और परिवहन के बारे में बात करना। आगे हम लोग बढ़े, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण, मेरा इतना समय लेने का एक ही कारण है कि दोबारा तुमको नहीं पढ़ना है, एक बार समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करें, वर्षा जल संग्रहण। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न को देखते ही मिल जाना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण, संग्रहण, ठीक है, कुछ नहीं है भैया। ये वर्षा जल संग्रहण क्या होता है सर? सबसे पहले एक टैंक बना लो, ठीक है, टैंक बना लो बहुत बड़ा सा मानव निर्मित, और इसमें क्या करो, वर्षा के जल को जमा करो। जब तुम्हारे घर में बारिश हो या खेतों में बारिश हो तो बहुत बड़ा तालाब बना लो, बहुत बड़ा अंडरग्राउंड कुछ बना लो, सारा पानी किस में जाएगा, इस टैंक में जमा करेंगे, है कि नहीं? तो इसी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्षा जल संग्रहण बोलेंगे। ये कहाँ कहाँ होता होगा सर जी? लिखोगे कैसे? सबसे पहले वर्षा जल संग्रहण एकदम आराम से पिक्चर बना देना, ऊपर में बादल इस तरह से बना देना एकदम अच्छे से। अब बारिश जब होगी तो उसको इसमें डाल सकते हैं, इस टैंक में, इसको टैंक बना देंगे, लिख दिए। एक उदाहरण तो ये हो गया, नंबर 1 बात। दूसरा क्या हो गया, कोई छत है या फिर छत का पानी जो कहाँ चला जाएगा, इस टैंक में चला जाएगा। यहाँ मान चलो छत है, इस छत का पानी कहाँ, इस टैंकी में गया, तो ये वर्षा जल संग्रहण हो गया, ठीक है। बड़े स्तर पर यदि बना देंगे, बहुत बड़ा टैंक बनाएंगे ताकि पूरे राज्य को पानी जाए, ठीक है। तो ये खास करके कहाँ बनेगा, जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ता होगा। तो सर हम ये खास करके कहाँ ज्यादातर बनता है, राजस्थान में, चूंकि वहां पर तो रेगिस्तान है तो गर्मी तो ज्यादा होगा। सर राजस्थान लिख देंगे तो काम चल जाएगा, तो हाँ चला जाएगा। महाराष्ट्र लिख दो तो काम चल जाएगा, गुजरात लिख दो तो चला जाएगा काम, क्यों? क्योंकि तीनों आसपास में ही रहता है और वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वैसे जगहों पर किस चीज की जरूरत होगी, वर्षा जल संग्रहण की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो वर्षा जल संग्रहण लिख देंगे ना, तो वर्षा जल संग्रहण लिखेंगे हेडिंग में, उसके बाद लिख देंगे कि बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर पानी को जमा करके रखना। किसको? पानी को जमा करके रखना क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे, सर इसका उपयोग किस चीज के लिए करेंगे, सिंचाई के लिए करेंगे। किस चीज के लिए, सिंचाई के लिए। और क्या करोगे सर, पेयजल के लिए, पीने के लिए भी कर लेंगे, इसको शुद्ध करके घर घर तक पहुंचाएंगे नल जल योजना के तहत, वो भी हो गया। तो 2 चीजें यहां से हो जाएगा सर। तीसरा चीज क्या हो जाएगा, आपात स्थिति में भी मदद आएगा। ऐसा स्थिति आ जाएगा जब पूरा देश में पानी नहीं मिलेगा, तो हो सकता है वर्षा जल संग्रहण से ये चीज, आपात जल संकट से भी निबर पाएंगे, जल संकट आ जाएगा तो। चौथा चीज क्या हो जाएगा सर, तो हाँ एक चीज तो आसानी से हो जाएगा, यदि हम लोग तालाब बना लें छोटा छोटा हर जगह, मान लो राजस्थान के अलावा, यदि छोटा छोटा हम तालाब बना लें अपने खेतों के बीच में कहीं कहीं, तो क्या होगा, बारिश का पानी इसमें जमा होगा सर। इससे भूमिगत जल, क्या, भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा। क्या चीज बढ़ेगा, भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा। समझ में आया कुछ? कहने का मतलब क्या हो गया भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलो ये क्या है, धरती है, ठीक है ना। जब ये धरती है और धरती पे हम लोग कहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधा है एकदम अच्छे से, है ना। यहाँ पर जो है घर भी है, मकान है, जो भी बोलो जो है, लेकिन उसके अंदर में क्या है, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े। पहले ये मिट्टी का परत हो गया, ठीक है, इसके ऊपर में घर है, यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा चट्टान है, तो पानी का लेयर है। पानी कहाँ पर है, तो इस एरिया में पानी है, लेकिन इस पानी का लेयर धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना। लेकिन जब पोखर खोद खोद के रखेंगे, क्या चीज खोदना होगा, जी हाँ पोखर। यदि हम लोग पोखर तालाब बना के रखेंगे ऊपर में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पानी का अवशोषण होगा कहाँ तक, जमीन के नीचे तली तक,
और पानी नीचे जमा होता जाएगा, तब फिर हम आराम से जो है चापाकल लगाएंगे और वहाँ से पानी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चापाकल देखो बना दिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग जल संरक्षण क्यों करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दिए। जल संरक्षण क्या होता है, जल संग्रहण क्या होता है, वर्षा जल संग्रहण वो भी बता दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आंसर आराम से लिख सकते हैं, 2-4 पिक्चर बना देना, मन हो तो जो जैसा समझ में आएगा कर देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। ठीक, अभी तो हम देख लेते हैं ना आंसर लिखवा करके। सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के उपायों का उल्लेख करें। क्वेश्चन क्या है, सुखाड़ के प्रभाव आंसर तुम्हारा पहले मिल गया। सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के उपाय पर सर हेडिंग देंगे क्या, तो यही देंगे, सुखाड़ के प्रभाव को कम करने का प्रमुख उपाय। मुख्य रूप से जो हेडिंग दोगे क्या दोगे, सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के उपाय। नंबर 1 सर अभी बताए थे, पोखर खुदवाएंगे। क्या करेंगे, पोखर खुदवाएंगे। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे सर, तो सीधा सा बात है बाबू, वर्षा जल संग्रहण करेंगे। पिछले क्वेश्चन से ले लिए, वर्षा जल संग्रहण। संग्रहण का मतलब क्या होता है, जमा करना, वर्षा जल को जमा करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे सर, पेड़ पौधा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे। पेड़ पौधा लगाने से क्या होगा, वह मिट्टी के उस पेड़ पौधा का जड़ क्या करेगा, मिट्टी को पकड़े हुए रहेगा। उस कंडीशन में मेरा मिट्टी भी बचेगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नहीं भागेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, जंगल लगाएंगे। इस तरह से हो गया, 3 पॉइंट यहाँ हो गया ना, सुखाड़ के प्रभाव को कम करने का प्रमुख कारण। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, यदि तो देखते हैं कि नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया जाना। देखो 3 चीज तो लिख दिए, पोखर खुदवाओ, वर्षा जल जमा करो, पेड़ पौधा। तीसरा चीज क्या हो जाएगा, एक उदाहरण दे देना। सर देखिए हम क्या करेंगे, एग्जाम में एक मैप बना देंगे बिहार का, और जैसा कि आपने बताया था कि इसके बीचों बीच गंगा नदी जाती है, बहुत अच्छी बात है। और उत्तरी बिहार में जितनी भी नदियां आती है वो बाढ़ लेकर के आती है ना। और बाढ़ आती क्यों है, क्योंकि नदी में पानी का मात्रा ज्यादा हो जाता है। सर एक उपाय हो सकता है, क्या करना होगा भाई, तो यहाँ से गंगा नदी से ना छोटी छोटी नहर कहाँ तक पहुंचाना होगा, प्रत्येक शहर में, गांव में, है ना। नदियां जो आती है, इस नदियों को यानी उत्तर बिहार से, इधर देखो उत्तर है ना, नीचे दक्षिण है, तो उत्तर बिहार के नदियों को कहां तक ले जाना होगा, दक्षिण बिहार के नदियों से जोड़ना होगा। ठीक है, ताकि उस नदी का पानी इधर आ जाए, है ना। छोटी छोटी नहरें बनानी होगी ताकि पानी का बंटवारा हो जाए। तो होगा क्या, इधर वाला नीचे वाला हिस्सा सुखाड़ एरिया है ना, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, इधर सालों भर पानी रहता है नदी में। तो किसी तरह से इसको यदि हम लोग जोड़ दें दक्षिणी बिहार से, तो इधर सुखाड़ कम होगा। समझ में आया कुछ। इसके अलावा एक मैप बना दिए बिहार का, उसके बाद बता देंगे ऊपरी भाग में क्या आता है, बाढ़ आता है, निचले भाग में सुखाड़ आता है। पॉइंट यहाँ लिख देंगे, सर उत्तर बिहार के नदियों को कहां से जोड़ेंगे, दक्षिण बिहार के नदियों से जोड़ेंगे। छोटी छोटी नहरें निकाल करके हर एक क्षेत्रों में पानी पहुंचाएंगे, ताकि बाढ़ का, सुखाड़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर अगला, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अभी भी बताए थे, अधिक से अधिक पेड़ पौधा क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं बारिश कैसे होती है, जब हवा पहाड़ों से टकराती है, पेड़ पौधों से, जंगलों से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है, उसमें नमी की मात्रा बढ़ती है और वह बारिश करती है। तो इसीलिए हमको जंगल तो लगाने होंगे, वो चीज तो हम लोग बता ही दिए। इसके अलावा कहानी हम लोगों का खत्म हो गया, नदियों को जोड़ने का काम कर दिए, तो और कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हैं अब सुखाड़ से कैसे बचा जाएगा। ठीक है, वर्षा का पानी यदि छत पे गिरता है तो उसको जमा करके जल संग्रहण कर लेंगे, है ना। खेतों के आसपास यदि पानी जमा होता है, पोखर रहेगा तो पोखर में जाएगा पानी, तो भूमि का जल स्तर बढ़ा हुआ रहेगा। ये चीजें तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न जैसा कि हमको दिख रहा है। प्रश्न है हमारा भूकंप। क्या बात है, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, किसी से भाई भूकंपीय तरंग, ये क्या है भाई, भूकंपीय तरंग। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर यदि ये धरती है, जैसा बना रहे एकदम तुम लोग बना सकते हो, ठीक है, और इसको भाषा में लिख देना, जैसे हम लोग बनाते हैं ना रचना, कंस्ट्रक्शन, फोटो बना के फिर उसको लिख देते हैं। मेरा टारगेट वही है कि तुम लोग यही काम करना, ठीक। तो सर ये हो गया धरती, हमने लिख दिया धरती, लिखा कि नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धरती है हमारा। होता क्या है, धरती के नीचे क्या है,
बहुत सारी प्लेटें हैं, जैसा कि हम लोग कहते हैं, है ना। एक चट्टान ये मान चलिए एक प्लेट है, दूसरा प्लेट क्या है, इधर वाला है, ठीक। धरती के नीचे भूगर्भीय बात कर रहे हैं। ये प्लेट क्या होता है, या तो क्या होगा ऐसे टकराएगा, है ना, या फिर क्या होगा दोनों दूसरी ओर जाएगा, हो सकता है ना। नहीं, एक ही कंडीशन होगा, या तो ये इधर जाएगा, ये वाला भी इधर जाएगा, या तो दोनों एक ही दिशा में जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सोचो कि किसी नाव पे यदि हम बैठते हैं, नाव यदि थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा तो तुम लोग भी हिलना डुलना शुरू कर दोगे। तो वही चीज यहाँ पर होता है। तो जब दो चट्टानें या अपने जगह से खिसकती है, उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और यही कंपन जो है कहां तक पहुंच जाता है, धरती के सतह तक, ठीक है ना। तो यही तरंग जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंग कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सोचो, एक तो धरती का पिक्चर बना दिए, नंबर 1 पॉइंट कर दिए काम। दूसरा पॉइंट क्या करोगे भैया, कहोगे सर यदि ये चट्टान है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक और चट्टान है, दोनों यदि टकराएगा तो सबसे ज्यादा चोट कहाँ पहुंचेगा, सबसे ज्यादा असर कहाँ होगा, जहां पर टकराएगा, है ना। तो उसके बाद देख लो, इससे बात करें, एक इस तरह से कंपन जाएगा कहां तक, धरती तक जाएगा। तो बताओ सबसे तेज कहां जाएगा, सबसे तेज कंपन कैसे पहुंचेगा, इस वाले से, देखो बीच वाला, ये सबसे नजदीक है ना, तो यहाँ पर सबसे तेज झटका महसूस होगा ना। कहीं और दूर, जितना दूर होते जाएगा कंपन वाला केंद्र से, तो वहां पर झटका थोड़ा कम महसूस होगा। तो कहने का मतलब ये क्या होगा, भूकंपीय केंद्र हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, तरंगे निकलती है। तरंगे का मतलब क्या होता है, कंपन करना, है ना। तो वो तरंगे धरती तक जो पहुंचती है वही क्या कहलाता है, भूकंपीय तरंगे कहलाती है, ठीक है। यहाँ मान लो पटना है, यहाँ दिल्ली है, और यहाँ पर असम है, इस तरह से अलग अलग जगह है। तो हर जगह जो है भूकंपीय तरंग का गति अलग अलग होगा, क्योंकि दूरी के हिसाब से गति घटता जाएगा। तो यही चीज है। तो समझ में आ गया, है ना। कहानी लिख दिए ना, इसको अब लिख सकते हैं ना भाषा में, हाँ आराम से लिख देना भाषा में। अब हम नहीं बताएंगे, इसके आगे हम ये बताते हैं भूकंपीय तरंग को, ठीक है। कौन से तरंग को, भूकंपीय तरंग को 3 भागों में बांटा। सर कैसे, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तो 2 गो तो याद रहेगा सर, प्राथमिक द्वितीयक, और लास्ट में क्या है, दीर्घ, क्या है। तो ये चीज याद रखना, ठीक। प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घ, ठीक है। तो सर प्राथमिक को अंग्रेजी में प्राइमरी बोलते हैं, इसलिए पी तरंग हो गया। नहीं, द्वितीयक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, इसलिए एस तरंग हो गया। दीर्घ को अंग्रेजी में एल बोलते हैं, तो एल तरंग हो गया। तो तरंग कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। देखा होगा कहीं कहीं लिखा होगा, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, ठीक है। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग। कोई दिक्कत है, ये भी लिख देना तुम, ठीक। यदि समझ में नहीं आए तो ऐसा डिजाइन कर देना तुम लोग, तरंग यहाँ लिख देना, उसके बाद एरो लगा देना, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जैसा लगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं आराम से, प्यार से। तो अब देखो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पुनर्वास क्या होता है भाई। देखो सारे क्वेश्चन 2-2 अंक के हैं, तो इसका जवाब भी हम लोग प्यार से दे देते हैं। पुनर्वास, पुनर्वास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भैया, देखो हमारा घर कहाँ पर है, इस जगह पर, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये घर है, ठीक। और यहाँ पर एक पतली सी सड़क है, ठीक ना। कल जाकर के यदि यहाँ पर कौन सा सड़क है, पंचायत वाला सड़क है, ठीक। और ये भी बगल वाले का घर है, ठीक। लेकिन सरकार एक योजना लाया है, बोला हम यहाँ पर नेशनल हाईवे बनाएंगे। क्या चीज बनाएंगे, एनएच बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको सड़क में और जमीन चाहिए। क्या चाहिए, जमीन चाहिए। सरकार क्या करेगा, जमीन तो भगवान घर से लाएगा नहीं, वो क्या करेगा, कुछ जमीन इससे खरीदेगा, कुछ जमीन इससे खरीदेगा। इस कंडीशन में बहुत चौड़ी सड़कें बनेंगी, है ना। जब सड़कें बनेंगी तो हमारा घर तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार यदि जहां हम रह रहे हैं अस्थायी जगह पर, उस जगह को हटा करके कहीं और हमको जमीन दे, ठीक है। क्या करे, या जमीन दे, घर बना के दे, तब जा करके हम उस जमीन को खाली करेंगे। तो सरकार के द्वारा, किसी सरकारी काम के द्वारा, समझ गए कौन सा काम करवा रहे हैं, एनएच बनवा रहे हैं, उसके लिए हमको नया घर पे बसाना, नया घर देना, वही क्या कहलाया, पुनर्वास कहलाता है। समझ में आया कुछ, थोड़ा बहुत नहीं आया समझ में, पुनर्वास इसी को कहते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण, पहला उदाहरण दे दिया, तुम लोग पिक्चर के द्वारा दिखा देना, उसको भाषा में लिख देना। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हम लोग बता रहे थे, एक नर्मदा नदी थी और नर्मदा नदी पे बांध बन रहा था, ठीक।
बांध बन रहा था और इसी की हेड ऑफ बॉस कौन थी, मेधा पाटेकर थी। और यहाँ जो बांध बन रहा था तो हो सकता था नदी का पानी जमा होगा तो क्या होगा भैया, बांध बनाना पड़ेगा। बांध तो बना दोगे, हो सकता है यहाँ नहीं टूटेगा लेकिन इससे पहले तो टूट सकता है ना। तो यदि आप यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गांव है, क्या है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गांव है, नदी के इस साइड भी बहुत बड़ा गांव है, हम क्या बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं ना, नदी का पानी इधर जा रहा है, ठीक। बांध बनाए तो क्या हो गया, यहाँ तो ऊंचा हो गया, बांध दोनों तरफ से पक्कीकरण किए हैं। यदि टूट गया बांध तो यहाँ के गांव का जीवन तो बर्बाद हो जाएगा ना, खेती गृहस्थी सब डूब जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए तो आंदोलन हो रहा था सर कि जो भैया सरकार आप बांध बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा जमीन उसमें जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से उठा करके कहीं अच्छे जगह पर, ऐसा जगह जहाँ पर इन सब चीजों का प्रॉब्लम ना हो, वहां हमको घर दीजिए, मकान दीजिए, जमीन दीजिए। तो यही कहलाया पुनर्वास। समझ में आया कोई दिक्कत, पुनर्वास का मतलब समझ में आ गया। और अच्छे तरीके से समझोगे तो होता क्या है, आंधी तूफान आता है भैया, घर टूट जाता है, क्या होता है, घर टूट जाता है। सरकार क्या करती है तब, सरकार अनुदान देती है, सरकार कुछ पैसे देती है, किस चीज के लिए, पुनर्वास करने के लिए, फिर से घर का मरम्मत करवाने के लिए, तो वो भी चीज पुनर्वास कहलाता है। कोई दिक्कत है। हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देना, एकदम सुनना अच्छे से, ठीक है। रॉलेट एक्ट, क्या नाम है, रॉलेट एक्ट बोलते हैं, ठीक है, या रॉलेट एक्ट भी बोलते हैं। तो नाम से, स्पेलिंग से मत घबराना, समझ गया तो हीरो हो जाएगा, ठीक है। हुआ क्या, रॉलेट एक्ट एक कानून आया, कब, 1919 में आया सर। कब आया, 1919 में आया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट नामक एक कानून, ये कानून क्या था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे सर, इसको काला कानून भी बोला जाता था। क्या कहा जाता था, काला कानून। ये रॉलेट एक्ट था क्या जो काला कानून कहा जाता था। तो ये आया, पारित कब हुआ था, तो 25 मार्च 1919। कब हुआ था, 25 मार्च को, ठीक है ना, 1919 को ये रॉलेट एक्ट पारित हो चुका था, ठीक है। अब कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट यानी काला कानून। काला कानून क्यों लाया गया था, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, तो जान रहा था भारत में क्या है, क्रांतिकारी लोग तो आगे बढ़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी जी थे, और बहुत सारे खतरनाक लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, भगत सिंह जैसे लड़के थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन में बहुत तेजी से भाग ले रहे थे, अंग्रेजों को डर लग रहा था। तो इस क्रांति को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने क्या लाया, रॉलेट एक्ट। सर समझ गए, ठीक है। रॉलेट एक्ट एक कानून था सर, जो 25 मार्च 1919 को आया, जिसको हम लोग काला कानून भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात, ये जो भाई साहब रॉलेट एक्ट था, इसका नियम क्या था, बिना कारण के गिरफ्तार कर लेना, बिना कारण का गिरफ्तार कर लेना। कहने का मतलब हुआ, पुलिस तुम्हारे घर आएगी, तुमको पकड़ के ले जाएगी और तुमको बिना कुछ बताए गिरफ्तार करेगी। कोई दोष नहीं भी है, उसकी मर्जी है तुमको पकड़ना तो पकड़ लेगा। तो बिना कारण गिरफ्तार कर लेना। दूसरा, वकील भी रखने नहीं देता था। क्या, वकील भी रखने नहीं देता था। कहने का मतलब समझ में आ गया ना, तुम वकील भी नहीं रख सकते अपने पैरवी के लिए, तो ऐसा चीज था, ठीक है। बेल का कोई प्रावधान ही नहीं था जेल से निकलने का। तो एक काला कानून इसको बोला गया, ताकि क्या होगा, जो जो आंदोलन में भाग लेगा, जो जो व्यक्ति, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जेल में बंद होना पड़ेगा और इसका कोई पैरवीदार नहीं होगा जो कोई जेल से इसको निकालेगा। इसीलिए कानून लाया रॉलेट एक्ट, उस पुलिस के पास पावर हो गया, ठीक है। ऐसा ही कानून कहां पर था, जम्मू कश्मीर में। कौन सा, अस्फा, कौन सा, अस्फा, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है अस्फा, ASFA करके है, ठीक है। ये कानून के कारण क्या होता है, वहां की जो पुलिस है, आर्मी है, इंडियन फोर्स, वो क्या करता है, किसी को अरेस्ट कर सकता है बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई कारण का, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पुलिस आती है तो पुलिस नोटिस दिखाती है ना, हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिना वारंट का अरेस्ट करना, समझ में आ गया, बिना वारंट का अरेस्ट करना। तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट रॉलेट एक्ट में देख लिए, ठीक है, लिखा जाएगा रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में भी चर्चा कर चुके थे और आज मिला है तो आज इस पे और चर्चा कर लेते हैं।
तो भैया पांडुलिपि हमको क्या पूछ दिया तो बता दो। पांडुलिपि सर आपने बताया था पांडुलिपि किसे कहते हैं, हाथ से जो लिखा हुआ रहता है ना, हाथ से लिखा गया, जैसे हम लिख रहे थे ये क्या हो गया पांडुलिपि। यही तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कंप्यूटर से लिखा हुआ रहता तो पांडुलिपि नहीं कहलाता। तो हाथ से लिखा हुआ जो भी लिपि था वो क्या कहलाया, पांडुलिपि कहलाया। नंबर 1 बात, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। पांडुलिपि हेडिंग देंगे, परिभाषा लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हाथ से लिखा हुआ साहित्य या फिर ग्रंथ या फिर जो भी चीजें थी पुस्तकें, वो क्या कहलाता था सर, पांडुलिपि कहलाता था। ठीक है, नंबर 1 बात हो गया, पांडुलिपि के बारे में बता। दूसरा पॉइंट क्या बताओगे सर, चूंकि उस समय मशीन नहीं थे, कारण तुमको खुद ढूंढना है, मशीन नहीं थे ना, तो मशीन नहीं थे या प्रिंटिंग मशीन नहीं था, कोई प्रिंट कर देता किताब, तो क्या करता था ये लोग हाथ से ही लिखते थे। रामायण देखते होंगे, वाल्मीकि जी अपने हाथों से लिखे हैं ना। महाभारत किसने लिखा है, गणेश जी। बोला किसने है, वेद व्यास जी ने। ठीक है, क्योंकि उतना बड़ा ग्रंथ था तो कौन लिखता। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो हाथ से लिखा हुआ लिपि को ही हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। और यह जो है सर, ये उस समय मशीन नहीं होने के कारण लोग हाथ से ही पुस्तक लिखते थे। ठीक है, और क्या थी इसकी उपयोगिता, कहने का मतलब क्या हो गया कि हाँ एक चीज और, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें, इसको लिखने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती थी, पुस्तकों को सही तरीके से रखना पड़ता था। ठीक है, यदि खराब हो जाता तो फिर मुश्किल हो जाता ना। तो ये सब चीजें। अब हम लोग आते हैं कि इस बात पे, अगले प्रश्न पे। पांडुलिपि समझ में आ गया, तो पांडुलिपि के बारे में क्या लिखेंगे, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें। दूसरी बात क्या लिखेंगे, मशीन का नहीं होने के कारण लोग हाथ से लिखते थे, मजबूरी बस, लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा से ज़्यादा होती थी। पांडुलिपि के लिए एक अलग घर होता था जहाँ पर यही काम होता था सिर्फ। ठीक है ना, पांडुलिपि के कारण जो है उस समय पुस्तकें कम छपती थी, क्योंकि लोग जितना लिखेंगे उतना ही तो छपेगा ना। आजकल तो मशीन है, 1000 पीस निकल जाता है तुरंत, कंप्यूटर पे एक बार लिखो पुस्तक, उसके बाद फटाफट निकाल दो। तो ये सब चीज़ें लिख देना पांडुलिपि में। ठीक है, मन होगा तो हाँ पुस्तक पे बना के उसमें हाथ से लिख देना, कह देना यही हुआ पांडुलिपि, या तुम जो लिख रहे हो आंसर वो भी पांडुलिपि हो गया, चूंकि हाथ से लिखा हुआ है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे। ठीक है, अब है क्या, हिंद चीन में फ्रांसीसियों के द्वारा उपनिवेश स्थापित करने के 3 उद्देश्यों पर चर्चा करें। इससे पहले हम हिंद चीन को अच्छे से पढ़े थे, जो भी हमारा लेक्चर देखा होगा लाइव क्लास में। ठीक है, हिंद चीन पे अच्छे तरीके से चर्चा किए थे। हाँ एक बात और, पांडुलिपि में देख लो महंगा भी होता होगा, क्योंकि हाथ से लिखता होगा, मेहनत ज्यादा लगता था तो दाम उसका ज्यादा होता होगा। तो पांडुलिपि क्या था, महंगा भी था, तो वो चीज मत भूलना, पांडुलिपि महंगा था। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें पेजों की ज्यादा खपत होती थी। ठीक है ना, कागज ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़ता था, तो ये सब चीजें था। अब आते हैं हम लोग किसका, तो भैया हिंद चीन, कौन सा, हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांसीसियों का आने का क्या उद्देश्य था, फ्रांस क्यों आया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो नंबर 1 बात, सबसे पहला कोई भी जो विदेशी कंपनी आती थी व्यापार के लिए सर आती थी। नंबर 1 बात, व्यापार बढ़िया चल गया तो उपनिवेश बनाना चाहता था। समझ में आ रहा है कुछ, यदि व्यापार बढ़िया से चल गया, पैसा ज्यादा कमा रहा है, सोचता था कैसे कब्जा कर ले, जैसे हम लोग गुलाम हो गए हैं चीनी सामान का, उपनिवेश बनाना चाहता था। तीसरा क्या हो गया, जब ये उपनिवेश हो गया तो चौथा सोचता था कि जब इस पर कब्जा जमा ही लिए तब यहाँ सरकार भी बना ले, तो सरकार भी बनाना चाहता था। सरकार का मतलब क्या हो गया, शासन चलाना। तो 3 उद्देश्य समझ में आ गया। हिंद चीन क्षेत्रों में फ्रांसीसियों का 3 उद्देश्य कौन कौन सा था सर, व्यापार करना, उपनिवेश बढ़ाना यानी अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, फिर वहां पर शासन करना, ये तीनों लोभ हो गया है ना। तो यही 3 लोभ के कारण तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, चौथा कारण भी देख रहे हैं, कह रहा है क्या, पिछड़े समाज को सभ्य समाज बनाना। क्या चीज, धीरे धीरे जब वहां रहने लगता है लोग तो सोचता है जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए, तो पिछड़े समाज को क्या चीज बनाना, समाज को सभ्य बनाना। सभ्य कैसे बनाता है, जैसे हम प्रयास किए, चलो पढ़ लेगा, कोशिश किए, नहीं सफल हुए, अलग बात है ना। काहे कि अभी पूछ देंगे कि जो है शंकु का आयतन बता दो, तो पता चलेगा कि पता ही नहीं है, तो हम असफल हो गए, लेकिन कम से कम कोशिश किए। तो पिछड़े समाज को आगे बढ़ाना, ठीक है ना। अरे कम से कम आजकल भी तो बोलता है ना। तो ये चीजें आगे बढ़े थोड़ा सा, यहां समझ में आ गया ना 3 काम कौन कौन सा था।
अगला प्रश्न क्या है कि किन्हीं 3 प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों का स्थापना निर्णायक रूप से हुआ है। कौन कौन से प्रक्रिया है? तो उपनिवेश समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। ये देखो, उससे पहले एक चीज और बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फ्रांस के बारे में 3 चीज देख लिया। इसके अलावा कच्चा माल की प्राप्ति होती थी, हम बताए थे ना, अंग्रेज भारत जो है भारत से लेकर के जाता था लोहा कोयला, उसी तरह कच्चा माल फ्रांसीसी भी ले जाता था। कहां से? हिंद चीन क्षेत्रों से, अपने देश में, ठीक है। चौथा, आसानी से उसको बाजार मिल जाता था, है ना। अपने देश में सामान बनाता था, आकर के हिंद चीन क्षेत्र में बेच लेता था, तो बाजार भी मिल गया। चूंकि फ्रांसीसियों के पास पैसा था, वहां पर गरीबी था, तो गरीबी का फायदा उठा रहा था। ये सब चीजें। अब क्या है, अगला प्रश्न तुमसे ये पूछ रहा है कि भाई साहब कि प्रक्रिया बताओ। क्या बताओ? प्रक्रिया। किस चीज का प्रक्रिया? आधुनिक शहर के लिए। किस चीज के लिए? आधुनिक शहर बनाने के लिए। आधुनिक शहर बनाने के लिए 3 प्रक्रिया बताओ, ठीक है ना। तो हम लोग प्रक्रिया देखते हैं कौन कौन सा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा सर? उद्योग खड़ा होना करना पड़ेगा। क्या चीज? उद्योग लगाना होगा। उद्योग समझ रहे हो ना, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने होंगे, तब तो बड़ा शहर बनेगा। उद्योग लगाना होगा। दूसरा, शिक्षा स्तर को बेहतर करना होगा। शिक्षा स्तर को बेहतर करना होगा। तीसरा चीज क्या करना होगा? सड़कें अच्छी बनानी होंगी। देखो, आधुनिक शहर बना, सड़कें कैसी होनी चाहिए? पक्की होनी चाहिए। चौथा चीज क्या होगा? ट्रैफिक का व्यवस्था होना चाहिए। ट्रैफिक समझते हो? कभी बाजार गए हो, चौराहा होता है, वहां पर एक पुलिस रहता है, ट्रैफिक पुलिस, लाइट रहता है, लाल बत्ती, हरा बत्ती, पीला बत्ती, देखा होगा कोनो किताब में रहता है। जी हाँ, तो ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। साफ सफाई का काम होना चाहिए। कोई आधुनिक शहर है तो साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, हर जगह कैमरा लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी गलती हो, कोई बाइक चोरी करे, कुछ भी गलत काम करे तो तुरंत पता चल जाए। तो ये सब चीजें होना चाहिए। चले जाओ गुजरात, तुमको मिल जाएगा टीवी लगा हुआ पोल पे, न्यूज चलते रहता है, कुछ ना कुछ सरकार से संबंधित समाचार चलते रहता है ना। तो ये चीजें आधुनिक शहर बना रहे हो ना, तो एक चीज और करेंगे सर। क्या करेंगे भैया? इंटरनेट की सुविधा दे देंगे। किस चीज की? इंटरनेट की सुविधा देंगे। चौथा चीज क्या देंगे भाई? और क्या क्या कर सकते हो बता दो? कंप्यूटर शिक्षा पर जोर देंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग कंप्यूटर सीख सके। पांचवा, प्रदूषण के निवारण का व्यवस्था करेंगे। प्रदूषण निवारण, चूंकि आधुनिक शहर बना हुआ, उद्योग बनेगा तो फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री होगा तो पॉल्यूशन तो होगा ही, उसके लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। चौथा चीज क्या चाहिए? शहर बसाओगे तो तुमको क्या चाहिए? बहुत बड़ा जमीन चाहिए। बड़ा जमीन तो चाहिए ना। अभी अभी कुछ दिन पहले गुजरात का कच्छ भाग है, यानी गीला दलदली क्षेत्र है, वहां पर मॉडल शहर बन रहा है, ठीक है ना। सारा काम अंडरग्राउंड, ठीक है ना। गैस का पाइप से लेकर के, गैस का कनेक्शन भी घर में होता है। गैस का जो पाइप आता है तुम्हारे घर में कनेक्शन देगा, 1 मीटर देगा, ठीक है ना। ये पाइप हुआ गैस वाला, ठीक है। गैस का पाइप तुम्हारे घर में गया, वहां मीटर लगा हुआ, इससे चूल्हा जोड़ दो, जितना खाना बनाओगे उतना ही बिल उठेगा, ठीक है। बिल लेने के लिए आएगा, या ऑनलाइन बिल पे कर दो। तो देखो, ये मॉडल शहर में तो ऐसा होना चाहिए ना। आधुनिक शहर के लिए हर घर में वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। तुम मॉडल शहर बनाने के लिए जो जो करना चाहो कर सकते हो। नाला का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि बारिश ज्यादा हो तो पानी ऑटोमेटिक वहां से गायब हो जाए। सारा सिस्टम अंडरग्राउंड एकदम होना चाहिए, तब जाकर के आधुनिक शहर बनेगा। तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज क्या है? लोकतंत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। चाहे चूंकि जो आधुनिक शहर बनाएगा वो आदमी चोर निकल गया, तब क्या करोगे भाई? तो लोकतंत्र रहेगा तब ना अगले बार चुनाव होगा, उसको हटा के किसी और को बनाएंगे। तो लोकतंत्र होना भी अति आवश्यक है। और कुछ है आधुनिक शहर बनाने का? और भी बता सकते हो कुछ भी, ठीक है। लोगों को रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए आधुनिक शहर में, सब आदमी को काम मिलेगा। स्लम्स का व्यवस्था करना होगा। ये स्लम्स क्या होता है? जो रोड साइड में पन्नी टांग के रहता है, प्लास्टिक टांग के, झोपड़ी टांग के देखता हुआ रहता है गरीब सब, उसके लिए भी घर की व्यवस्था होनी चाहिए मॉडल शहर में, ताकि खूबसूरत दिखे शहर। प्रदूषण फैलाने वाले पर जुर्माना होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आधुनिक शहर में। आधुनिक शहर तो मेरा वैसा ही होना चाहिए, है ना। जैसे जापान में देख लो,
बच्चे जो है स्कूल का साफ सफाई खुद करते हैं, जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वहां कोई चपरासी नहीं होता है। कोई आदमी कुत्ता लेकर के निकलता है घर से तो उसके साथ अब एक प्लास्टिक रहता है, यदि वह जो है गंदगी फैलाएगा तो उसको प्लास्टिक में उसको उठा के रखना है, नहीं तो उसको पनिशमेंट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो जाओ जापान में तुम सड़क देखोगे, सड़क पे बैठ के आराम से खा सकते हो, इतना साफ सुथरा रहता है। तो आधुनिक शहर बनाने के लिए तुम अपना लॉजिक लगाना, ठीक है ना। किताब में दिया हुआ 3 ऐतिहासिक कदम, तुम 3 क्या 10 कदम लगा देना, तुम अपने आप को समझ लेना कि तुमको बनाना ऐसा है, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। और टीचर भी समझदार होगा तुम्हारे आंसर को समझने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रटाया हुआ बात कितना रखोगे याद, याद ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा 5वां नंबर, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भूमिका को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले लिखोगे भूमंडलीकरण। क्वेश्चन क्या पूछा, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है उसका क्या योगदान है। तो भूमंडलीकरण का मतलब ये हुआ सर, दिस इज कॉल्ड धरती, है ना। धरती के किसी कोने में हम आसानी से पहुंच जाए तो वो क्या हो गया, भूमंडलीकरण हो गया। या कहीं से कोई आ जाए तो वो भी भूमंडलीकरण हुआ। तो यही चीज है सर। इसमें क्या है, पूछ रहा है किसके बारे में, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। भूमंडलीकरण समझ गए, किसी भी जगह पर आसानी से पहुंच और वहां से हमारे पास पहुंच होना चाहिए। ये क्या कहला है, भूमंडलीकरण, यानी दुनिया को एक बाजार बनाना। क्या बनाना, एक बाजार बनाना। बाजार में सिर्फ सामान बेचने का नहीं, इसमें बाजार 2-3 चीजों का, किसका किसका, वस्तु का तो होगा ही होगा, सामान का। दूसरा किसका, सांस्कृतिक भी होना चाहिए। सांस्कृतिक का मतलब क्या हो गया, हमारी संस्कृति को वो सीखेगा। अमेरिकन देखो साड़ी पहनना सीखती है, हिंदी बोलना सीखती है, उसके लिए कोचिंग क्लास लेती है, पूजा पाठ करना सीखता है वो लोग। इसके अलावा राजनीतिक भूमंडलीकरण भी हो गया। हर देश को एक दूसरे से दोस्ती रखना चाहिए ताकि हर कोई मदद करेगा, है ना। क्योंकि हमारे हाथ में 5 उंगली है, 5 का साइज अलग अलग है, सबका गुण अलग अलग है, सब में अलग अलग ताकत है। सब एकजुट रहेगा तो अच्छे से आगे बढ़ेगा, मजबूत रहता है मुक्का। तो ये चीजें। अब आते हैं कि कह रहा है क्या है, भूमंडलीकरण में किसका, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, राष्ट्रीय कंपनियों का क्या पूछ रहा है, भूमिका। भूमिका का मतलब क्या होता है, योगदान। योगदान का मतलब क्या होता है, सहयोग। कैसे है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं सर, ऐसा कंपनी सर जो कि अनेक देशों में हो, है ना। कौन कौन से देश में, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, और बहुत सारे, इंग्लैंड में भी है। तो ये क्या कहला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहला है। इसका क्या योगदान है, कैसे दुनिया को एक बनाता है। अब जैसे देख लो, ठीक है, नोकिया का नाम सुना होगा। कौन सा कंपनी, नोकिया कंपनी, बहुत फेमस है। कहाँ का है, साउथ कोरिया का है। कहाँ का, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया का है कंपनी। लेकिन क्या है, वह इंडिया में भी अपना फैक्ट्री लगाया हुआ है, चाइना में भी लगाया हुआ है, अमेरिका में भी लगाया हुआ है, हर देश में। तो सोचो है कहाँ की कंपनी, साउथ कोरिया की। कहाँ कहाँ पहुंच गया, अनेक देशों में। ठीक, तो ये क्या हो गया सर, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये दुनिया को क्या कर दिया, एक कर दिया कि नहीं कर दिया। भारत का आदमी मोबाइल खरीदना चाहता है, उसको भी मिल जाता है। अमेरिका का आदमी खरीदना चाहेगा, उसको भी मिल जाएगा। चलिए सर, नोकिया का बात बता दिए, ठीक है। अब कुछ और कंपनी, पैनासोनिक का नाम सुना होगा। पैनासोनिक का बैटरी आता है, पैनासोनिक का जो है टीवी आता है, पैनासोनिक का मोबाइल आता है, ठीक है। तो इस कंपनी का देख लो, है कहाँ की भाई, तो साउथ कोरिया की या जापान की, लेकिन ये पूरा दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो हर मटेरियल को बेचता है। तो इससे क्या हो गया, हर कोई एक्सेस कर सकता है इसको। सर यही तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और इसी के सहयोग से तो दुनिया एक हो रहा है ना। तो ये चीजें। अब देखो क्या हुआ, अब हम लोग कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे, जैसे भारत में कौन सी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस या जियो जिसको बोलते हो, जियो की कंपनी है। जियो की कंपनी क्या किया, भारत में तो काम करता ही है, भारत में पैसा कमा ही रहा है। लेकिन ये क्या किया भाई साहब, भूटान है पड़ोसी मेरा देश, भूटान में एक बांध बना रहा है, उसमें पैसा खर्चा कर रहा है। जो कमाई होगा इस कंपनी को भी होगा। कंपनी के साथ साथ देखो, अब ये भारत में भी काम करता था, भूटान में भी काम करने लगा। नेपाल में बांध बनता है तो वहां भी जाकर काम करता है। नेपाल में भी जियो चल रहा है, मान चलो। अभी था अजरबैजान, केन्या, साउथ अफ्रीका महादेश में, वहां भी जाकर के एयरटेल चलता है, सोच लो 4G एयरटेल। तो कंपनी यदि 2 या 2 से अधिक देशों में यदि काम करती तो उसको क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बांग्लादेश में बांध बन रहा है तो वहां पर भी ये सब कंपनियां जाकर के काम करती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यही कंपनियां तो एक दूसरे देश को जोड़ती है। और दोस्ती कब होता है, जब फायदा हो, बिना फायदे का कोई दोस्ती होता ही नहीं है ना।
तो भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, लिखोगे क्या पहला नंबर सर? सबसे पहले लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी होते, सॉरी भूमंडलीकरण क्या होता है? विश्व के देशों को एक साथ जोड़ना। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, क्या करेंगे? एक बाजार बनाना। तीसरा क्या बोल सकते हैं? सांस्कृतिक भेदभाव को खत्म करना, यानी कि हर जगह की संस्कृति को सीखना, है ना। भाषाओं का मेल मिलाप, वो भी भूमंडलीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात कर रहा है, तो किसी भी डिजिटल सामान, डिजिटल किसको बोलते हैं? जैसे मोबाइल हो गया, ये सब डिजिटल हो गया, ठीक है ना। जैसे लिख रहे हैं कहाँ, पैड पे लिखा रहा है, कहाँ पर? स्क्रीन पर। तो कहने का मतलब डिजिटल दुनिया जो है ये क्या है? ये भी क्या है? यही बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से है। चाइनीज कंपनी है, रियलमी मोबाइल कहाँ की है? चाइनीज कंपनी है। कहाँ यूज कर रहे हैं? भारत में, वो भी बिहार में। तो ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी के ही मदद से दुनिया एक हो गया है। एक समय था दुकान जाकर के सामान खरीदना पड़ता था, अब घर बैठे सामान खरीद लेते हैं। कहाँ से? अमेजन से, फ्लिपकार्ट से। तो ये सब उदाहरण दे सकते हो। कोई दिक्कत है? एक पेस्ट भी मंगाना रहता है तो हम घर बैठे मंगा लेते हैं। अब आते हैं मेजिनी कौन था? मेजिनी के बारे में लगता है आप पढ़ चुके थे, ठीक है। भाई साहब कौन थे मेजिनी? मेजिनी इटली, ठीक है ना, इटली की जर्मनी। मेजिनी कहाँ का रहने वाला था? इटली का। देखो एकदम सही बात है, इटली का। किस पार्टी का सदस्य था ये? मेजिनी कार्बोनरी पार्टी का सदस्य था। किसका? कार्बोनरी पार्टी, एकदम याद रखना, कार्बोनरी दल का सदस्य था। इसके अलावा 1830 का आंदोलन, लेकिन ये भाग गया था किसके डर से? बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क कौन था भैया? ऑस्ट्रिया का चांसलर था कि नहीं? कहानी याद आया होगा, इससे पहले भी बताए थे। पहले 1830 में प्रयास किया, फिर 1848 में प्रयास किया, लेकिन बाद में बिस्मार्क के कारण इसको इटली से भागना पड़ गया था। तो मेजिनी कौन था बता दोगे ना? इन्होंने दो चीज बनाया था। कौन कौन सा चीज? देखो कौन कौन सा पॉइंट लिखे सर। मेजिनी कार्बोनरी पार्टी का, कार्बोनरी दल का सदस्य था। सर ये इटली का रहने वाला था, या इटली का, ठीक है, कहानी खत्म। सर इन्होंने 1830 में जो आंदोलन हुआ था क्रांति, उसमें भी भाग लिया था, प्रयास किया था लोगों को एकजुट करने का। सर इन्होंने 1848 में भी प्रयास किया लोगों को एकजुट करने का, लेकिन बाद में बिस्मार्क जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसके कारण ही इसको क्या करना पड़ा? इटली छोड़ करके भागना पड़ा। सर इन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए दो काम किया। एक कब? 1931 में, एक कब? 1934 में। पहला कौन सर? यंग इटली, यंग इटली। एक यंग यूरोप, पहले ई आया फिर यू आया, ठीक है ना, यूरोप, याद रहेगा। एक यंग इटली का स्थापना किया, एक यंग यूरोप का, एक संगठन बनाया ताकि लोग इस संगठन से जुड़ करके देश की आजादी में देश को यानी कि इटली को एकजुट करने में सहयोग करे, ठीक है। समझ में आ गया? मेजिनी के बारे में आसानी से लिखा जाएगा। बहुत सारे पॉइंट हो गए हम लोगों के लिए। अब आगे जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन, है ना। ये क्या होता है सर? अर्थ समझ में आ रहा है प्रश्न का? प्यार से। क्या चीज से? सविनय का मतलब था प्रेम से। प्रेम से कह रहे हैं कि बाबूजी हम आपके खिलाफ बोलने वाले हैं क्योंकि आपने यहाँ गलत काम किया है, ठीक है। प्रेम से कह रहे हैं स्कूल वाले टीचर को, सर जी आपने पढ़ाया ही नहीं तो फिर रिजल्ट क्यों पूछ रहे हैं? कर रहे हैं विरोध कि आपने नहीं पढ़ाया, लेकिन प्यार से कह रहे हैं ना। सरकारी स्कूलों में सर पढ़ाई ही नहीं होती है, पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोग आंदोलन करने वाले हैं सर। या तो आप लोग पढ़ाना शुरू कर दीजिए या फिर हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। इतना ही नहीं सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं, 2-3 पॉइंट जरूर देना। टीचर जो चेक करेगा ना कॉपी, उसको भी अकल होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। 30,000 रुपया पेमेंट उठाते हैं तब भी कहते हैं हम लोग को सरकार वेतन नहीं देते हैं, और बच्चों से 200 रुपया घूस मांगते हैं, ठीक है ना। तनिक भी शर्म नहीं लगता है? आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक। सरकार हम लोगों के लिए खर्च करती है, आप क्या कर रहे हैं? तो बात घुमा के कहेंगे ताकि प्यार से बोल रहे हैं, उसको लग रहा है बहुत बड़ा चप्पल, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही मतलब यही हुआ, ठीक है। लाठी से नहीं, प्रेम से। कभी जाकर के स्कूल में पूछना टीचर से, ठीक ना, सर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं?
और जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल में टीचर को पेमेंट कितना मिलता है प्राइवेट में? 10,000, 15,000, आपको 30,000। फिर भी कुर्सी पे बैठ करके दिन काट लेते हैं, क्लास में घुसते हैं, पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, इंग्लिश बहुत अच्छे से, इंग्लिश टीचर इंग्लिश में बोलता है पूरा फराटेदार इंग्लिश। अब जिसको खुद इंग्लिश बोलने नहीं आता वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा? सिर्फ पढ़ देना, समझा देना, उसका हिंदी नहीं ना काम चलेगा। इंग्लिश टीचर के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, या जो विषय का जो भी हो बच्चों को समझा दे। चलो, तो ये सब चीजें हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के किन्हीं 5 कारणों पर चर्चा करें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ में आ गया, एक जन आंदोलन था, लोग प्रयास कर रहे थे प्रेम पूर्वक हम अपनी बातों को रख पाए, वही तो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक। नंबर 2 प्रश्न क्या आया कि इसके कारण, तो देख लो, लिख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। ठीक है, कारण पे चर्चा करते हैं, तुम लोग आंसर दे देना, ठीक है ना। साइमन कमीशन की नियुक्ति, कौन सा नियुक्ति? साइमन कमीशन की नियुक्ति, पहला कारण यही था। सर ये साइमन कमीशन क्या था? अंग्रेज सरकार बहुत चालाक था, एक कमेटी बनाया। क्या बनाया? एक कमेटी, एक संगठन, एक टीम बनाया, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में क्या किया? एक भी भारतीय को नहीं रखा। ठीक है, अरे भैया नहीं रखा तो हमको क्या लेना देना है, लेकिन इसीलिए ये लोग विरोध कर रहा था भारतीय लोग प्रेम से कि भाई साहब ये बना क्यों है साइमन कमीशन? इसलिए बना था कि भारत में क्या चीज होगा, अब सरकार बनेगा भैया, सिस्टम बनेगा, किस तरह से बनेगा, नहीं बनेगा, उस पर चर्चा करने वाली थी। किस पर? सरकार की नियुक्ति, सरकार कैसे बनेगा, संविधान कैसे बनेगा, संवैधानिक सुधार कैसे होगा, इन चीजों पर। तो भारतीय लोगों का कहना था कि सर यदि आप इसमें अंग्रेज को रखें, किसमें? साइमन कमीशन में, जब सारा का सारा अंग्रेज है और आप कहां का कानून बनाइएगा? भारत में। संविधान कहां बनेगा? भारत में। तो इसमें सब अंग्रेज है, तो भारत के बारे में कभी भला सोच सकता है? नहीं। तो इसमें भारतीय भी होना चाहिए, और इसी का विरोध कर रहे थे कौन? भारतीय लोग। और उसी आंदोलन का नाम क्या दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया। और इसी के दौरान एक कहानी होता है, लाला लाजपत राय, नाम क्या है? लाला लाजपत राय, जिसको लाहौर में लाठी चार्ज करवाया जाता है, इसी का विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, और वहां पर उसकी मौत हो जाती है। किसकी मौत हो जाती है? लाला लाजपत राय की। ठीक है, लाठी चार्ज किया जाता है, पुलिस के द्वारा लाठी चलाया जाता है, लाला लाजपत राय वहां मर जाते हैं। कहां पर? लाहौर में। लाहौर अभी कहां पर है? पाकिस्तान में। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, साइमन कमीशन आया था, उसमें एक भी भारत का आदमी नहीं था, जिसके कारण लोगों में गुस्सा था और उन्होंने इसके बदले विरोध कर रहा था। उसी आंदोलन का नाम क्या रखे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहानी स्पष्ट हो गई। अगला पॉइंट क्या है? कारण। पहला कारण समझ में आ गया, डिटेल से आंसर देना, लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा नंबर, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं पूछ देगा तो इसका भी जवाब दे देना। अब क्या होगा? अभी साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं उसका भी आंसर हो गया। साइमन कमीशन किसे कहते हैं पूछ दिया तो जवाब दे देना, पहला पॉइंट उसी का आंसर था। दूसरा नंबर, साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव ने भारतीयों को एक संविधान का निर्माण की चुनौती दी और कांग्रेस। चलो, तो नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट क्या किया? नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया। क्या तैयार किया? एक नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया। ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या था कि सर्वदलीय सम्मेलन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्वदलीय सम्मेलन होनी चाहिए। ठीक, हाँ। नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया ये अब समझ जा। रिपोर्ट का मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार करना कि कांग्रेस क्या चाहती थी, क्योंकि नेहरू कांग्रेस में थे। तो नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा कि भैया, अंग्रेज क्या बोल रहा था? आपको देंगे डोमिनियन स्टेट। क्या मतलब? डोमिनियन स्टेट। ये क्या होता है सर डोमिनियन स्टेट? डोमिनियन स्टेट होता है कि भाई साहब देखो, ये जो राज्य तुमको दे रहे हैं शासन चलाने के लिए, ये भाई साहब अंग्रेज यानी ब्रिटिश रहेगा इसी के कंट्रोल में, सारा काम इसी कंट्रोल में होगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब हो गया जो प्रधानमंत्री होगा, यहाँ मुख्यमंत्री होगा, सब किसके कंट्रोल में होगा? अंग्रेज के कंट्रोल में। लेकिन भारतीय लोगों को ये मंजूर नहीं था। तो ठीक है ना। और इसी के कारण नेहरू रिपोर्ट ने क्या दिया? बोला भैया हिंदू महासभा। कौन? हिंदू महासभा, जिसमें हिंदू लोग के लिए ग्रुप था और
मुस्लिम लीग बोला हम दोनों एक साथ हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं डोमिनियन स्टेट। और यह साइमन कमीशन क्या कह रहा था, हम तो आजाद करेंगे लेकिन किस आधार पर, यह डोमिनियन स्टेट होगा। कहने का मतलब यह मेरा ही राज्य होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत का राज्य बिहार है, भारत सरकार यहाँ काम कर लेती है ना, यहाँ कंट्रोल करती है कि नहीं करती है, आराम से कर लेती है। तो कहीं कहने का मतलब हो गया कि अंग्रेज वही चाहता था कि अंग्रेज का राज्य हो जाइए, तो इसीलिए इसका खिलाफ किया। तो नेहरू रिपोर्ट समझ में आ गया। नेहरू रिपोर्ट क्या दिया, हम डोमिनियन स्टेट का खिलाफ करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। दूसरा चीज क्या बोला, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों मिल करके इस चीज का विरोध किया और साइमन कमीशन का भी विरोध किया। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, बोला क्या कि ऐसा चीज होना चाहिए जो सबके लिए मान्य हो, है ना। मुस्लिम लीग मान जाता है कि हाँ डोमिनियन स्टेट चलेगा, हिंदू महासभा नहीं मानता। तो मतलब जितनी भी पार्टियां थी भारत में, नेहरू जी का यही कहना था कि मानेंगे तो सारे लोग, नहीं तो नहीं। कांग्रेस को ये चीजें मंजूर नहीं थी। कौन सा चीज, डोमिनियन स्टेट। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया था, साइमन कमीशन का विरोध। दूसरा क्या आ गया, नेहरू रिपोर्ट, कि भाई हम उस कानून को मानेंगे ही नहीं, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको अपना स्वतंत्र स्टेट चाहिए जिसपे किसी का कोई हक नहीं हो। अभी क्या है, अभी मेरा संप्रभुता पर अधिकार है। किस चीज पर, संप्रभुता। व्हाट इज संप्रभुता, ये है भाई साहब भारत। ठीक है, देख लो भारत कैसा है। ठीक है, यदि ये भारत है मान के चलो, यदि सिंपल सा बना दे पिक्चर, एक और अच्छे तरीके से बना ही देते हैं। ठीक, अब देखो ये इंडिया हो गया, छोटा सा गलती से ही बनाते हैं। चलो ये इंडिया बना दिए मोटा मोटी। अब यहां पर क्या था, इस भारत पर अभी जो वर्तमान समय में है संप्रभुता है, संप्रभुता है, यानी कि मतलब हमारे देश के अंदर कुछ भी होगा, अड़ोसी पड़ोसी किसी को कोई पावर नहीं है कोई भी दखलंदाजी देने का, दखल अंदाजी देने का, है ना। कहीं भी पूरे इंडिया में कुछ भी हो वो मेरे अंदर में, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, हमें किससे दोस्ती करना है किससे दुश्मनी करना है, इसके लिए कोई मुझ पर दबाव नहीं बना सकता है। यही कहलाता है संप्रभुता। और भारत यही चाहता था। अंग्रेज क्या चाहता था, तुम डोमिनियन स्टेट बनो, यानी हम इंग्लैंड यहाँ पर है, मेरा ही यहाँ राज्य होगा, है ना। शासन तुम्हारा, सरकार तुम्हारा, आदमी तुम्हारा, कंट्रोल किसके पास, अंग्रेज के पास। यही नेहरू रिपोर्ट इसका विरोध कर रहा था। ठीक है, अब तीसरा कारण सबसे बड़ा क्या था, क्योंकि कब की बात थी भाई साहब, तो सर 1930 का बात है। साइमन कमीशन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। तो और वो हमको पता है कि सर 1929 में क्या हुआ था, आर्थिक मंदी आई थी। अब विश्व आर्थिक मंदी याद होगा, विश्व आर्थिक मंदी मतलब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी। तो एक नंबर ये था। ठीक है, विश्व आर्थिक मंदी आया था तो पूरे मंदी आएगा तो भाई दाम बढ़ेगा। क्या बढ़ा था, दाम में वृद्धि हो गया था। ठीक है, वृद्धि क्यों हुआ था, जब आर्थिक मंदी आएगा दाम में वृद्धि हो गया था, खरीदार नहीं था या फिर ऐसा ही कुछ मांग बढ़ गया था, निर्यात कम हो रहा था। फायदा कब होता है किसी भी देश को, जैसे भारत है, भारत जब सामान को ज्यादा से ज्यादा बेचेगा तब ना पैसा आएगा उसके पास, और ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा तो क्या होगा, तो लॉस हो जाएगा। सिंपल सा है, तुम एक बिजनेसमैन हो, ठीक, 100 रुपया कमाते हो, ठीक ना, यदि तुम 500 का सामान बेचो, ठीक है, तो 500 रुपया फायदा हुआ। और तुम जो है 1000 रुपया का सामान खरीदवे करेगा, तुम फायदा में रहेगा घाटा में, मंदी रहेगा, उसी को तो मंदी बोलते हैं। तो मंदी में वही चीज होता है ना, जितना आयात ज्यादा हो जाता है, मंदी में क्या हुआ, आयात ज्यादा हो गया और निर्यात कम हो गया। आयात का मतलब क्या होता है, दूसरे देश से जब सामान अपने देश में खरीदते हैं इसको आयात बोलते हैं, जब अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं तो क्या कहलाता है, निर्यात। तो ऑटोमेटिक है सर। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया, विश्व आर्थिक मंदी, ठीक है, 1929 का क्या हुआ, इसमें सामान महंगा हो गया। ठीक है, क्यों महंगा हुआ, क्योंकि हम सारे सामान को दूसरे देश से खरीद कर लाते थे, ठीक है ना। और निर्यात घट गया, क्या चीज घट गया, निर्यात घट गया, क्योंकि सारे लोग युद्ध में बिजी थे। उसके बाद मंदी आया, अब मंदी आया, पैसा रहेगा तब ना लोग सामान खरीदेगा हमसे, ऐसा कुछ। तो कहानी यहां तक क्लियर कर देना। इसके अलावा समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, किस चीज के बारे में पूछ रहा था प्रश्न, तो साइमन सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्या था, समाजवाद का दबाव। क्या चीज का दबाव, समाजवाद का। देखो लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे थे, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे, तो सबको चाहिए कि भाई समाज का विकास होना चाहिए। तो समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। समाजवाद क्या कह रहे थे, एक पे एक आंदोलन कर रहे थे, तुम किसका मुंह बंद करता। यहाँ पर हजारों लाखों गांव है हमारे देश में, कितना जिला है, लगभग 700 कुछ जिले हैं, 725 जिला है भारत में। सोचो
इतना जिला है और उस जिला में कितना गांव होगा? हमारे यहाँ देखो 27 पंचायत तो हो गया बनमनखी प्रखंड में, ठीक है, सोच लो 27 पंचायत है। पूरे बिहार में लगभग 10,000 के आसपास गांव है, 10,000 या 5,000 4,000 जो भी हो, सोचो इतना गांव है, कितना को रोकोगे तुम? हर जगह आंदोलन हो रहा था, तो समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, लोग समझने लगे थे। जैसे आज लोग नहीं समझते ना कि हमारे टैक्स से ही शिक्षकों को पैसा मिलता है, तो उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण होता है। अच्छी शिक्षा का मतलब ऐसा नहीं होता क्लास में अच्छे से पढ़ाए, हेडमास्टर को भी होना चाहिए डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे, हेडमास्टर को भी होना चाहिए रूटीनबद्ध क्लास हो, एक भी क्लास मिस ना हो, 10 बजने के बाद बच्चा को एंट्री ना मिले, 10 बजने के बाद टीचर को एंट्री ना मिले, सारा नियम कानून सबके लिए होना चाहिए, तब जाकर के विधि व्यवस्था सही होगा। तो क्रांतिकारी आंदोलन का उभार तो ऑटोमेटिक है, और क्रांतिकारी आंदोलन का उभार तो हो ही रहा था, अलग अलग कोनों में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। आंदोलन समझते हो ना, अंग्रेज सरकार का विरोध करना, तो वह सब चीजें हो रही थी, यह भी कारण था। पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, तो हम लोग तो बताए कि हम लोग को क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, अपना खुद का घर होना चाहिए जिस पर मेरा अधिकार हो, है ना, यही चाह रहे थे हम लोग, और इसी के लिए तो लोग आंदोलन कर रहा था। क्या कर रहा था? आंदोलन पे आंदोलन कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज चाहिए था। गांधी का समझौतावादी रुख, नंबर 3 क्या हो गया? गांधी का समझौतावादी रुख। तो आंदोलन का नाम ही तो वही था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो गांधी जी का कैसा रुख था? समझौतावादी। गांधी जी का रुख कैसा था? गांधी जी का रुख समझौतावादी था, है ना। तो यह कारण भी हो गया, ठीक है, क्योंकि गांधी जी किसी भी स्थिति में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, यह अंग्रेजों को प्रेम पूर्वक आंदोलन करके चाहते थे किसी तरह से मना लें। इसीलिए शुरुआत कहां से किया था? दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? दांडी यात्रा से। इसके बारे में सबको पता होगा, 24 दिन की यात्रा थी, 78 लोग गए थे इसमें, है कि नहीं? यही सब कहानी था, ये सब लिख देना आराम से, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यही हुआ, ठीक है। तो एक आंदोलन और कर सकते हो तुम लोग भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने स्कूल के लिए। सरस्वती पूजा में बच्चों से 500 रुपया चंदा वसूला जाता है, ठीक है ना। तो उसको यदि समझदार बच्चे होंगे तो कहना जरूर कि सर आप साल भर 365 दिन में जितने दिन विद्यालय खुले रहते हैं, बच्चे को सही तरीके से शिक्षित कीजिए, ताकि बच्चे पढ़ पाए, अपना भविष्य बना पाए, और इससे बड़ा सरस्वती पूजा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, ठीक। यदि अच्छी पढ़ाई होगी तो उस शिक्षक का भी 2-4 पैसा बचेगा, अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा और प्राइवेट स्कूल में उसका पैसा बच जाएगा। और आगे बढ़ते हम लोग, ज्यादा कमेंट न करते हुए। बहुत ही मजेदार प्रश्न आने वाला लग रहा है। आज के परिवर्तनवादी युग में प्रेस की भूमिका की आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। क्या करना है? प्रेस की भूमिका की आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रेस की भूमिका, कल परसों बताए थे प्रेस की भूमिका के बारे में, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं लिखने वाला हूँ। आलोचनात्मक विरोध करना, किस चीज का? आलोचनात्मक विरोध करना है, ठीक है ना। तो विरोध करना, आलोचना करना, उसके खिलाफ कुछ बोलना है। सबसे पहले तो देख लो प्रेस की भूमिका, सर आसानी से समाचार को हमको पहुंचा देती है। दूसरा चीज क्या होता है? कमी और अच्छाई को भी बताती है। तीसरा चीज क्या होता है ना, कि प्रेस की क्या भूमिका है, ये चीज हो गया ना। प्रेस की कमी की बात बताते हैं, ठीक है, प्रेस की कमी बताते हैं। देख लो क्या करती है ये लोग, सरकार यदि कुछ अच्छा काम करती है तो उसकी वाहवाही कर देती है, ठीक है ना। सरकार के कमियों पर ध्यान नहीं दोहराता है, सरकार कहाँ कमी कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इन चीजों पर भी इनको ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। ठीक, अब कैसे प्रेस के बारे में आलोचनात्मक शिकायत क्या क्या करोगे? चौथा नंबर, जैसे स्कूल की बात की, स्कूल तो सबके आंख के सामने है ना, हाँ, कितनी पढ़ाई होती है सबको पता है। तो प्रेस को चाहिए कि हर स्कूल जाए, ताकि सरकार को लगे, टीचर को भी थोड़ा सा लगे, नहीं हमको खुद पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। टीचर तो यहाँ सोचते हैं कि बाबा हम तो टीचर बनिए गए हैं, पढ़ने की भी क्या जरूरत है। 1-8% मिलेगा टीचर जो कि मेहनत करता है घर में भी, तब जाकर के पढ़ाता है वहां पर। तो स्कूल के बारे में लिख सकते हो, प्रेस की भूमिका क्या होना चाहिए। प्रेस इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती है, ठीक। आखिर कहीं देखता हुआ न्यूज में, यूट्यूब पे दिखाता है, मास्टर को पूछता है बताइए भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो कहता है नीतीश कुमार। राष्ट्रपति कौन होता है, कहता है मनमोहन सिंह। मतलब जो मन में आता है सो बोल देता है, उसमें टीचर की भी गलती नहीं है। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए जैसा कि अच्छा टीचर आ सके।
तो कमी तो सब में है। सरकार को चाहिए कि स्कूल में 10 टीचर है तो 10 में से 10 टीचर होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल में 6 टीचर कम से कम होना चाहिए, रहता कितना है, 1 टीचर रहता है। इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं देता है, न्यूज में दिखाना चाहिए चीज़ें। शिक्षकों की कमी के कारण जब विधि व्यवस्था सही नहीं रहता है, शिक्षक पूरा कर देगा, क्वालिटी नहीं रहेगा। यहाँ पर शिक्षकों से खिचड़ी का पैसा जुड़वाते रहता है, बेचारा खिचड़ी जोड़ेगा कि पढ़ाएगा। कहानी यहाँ खत्म। दूसरा चीज क्या बताओगे, सरकारी अस्पतालों पर ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि क्या करते हैं जो मंत्री होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, वो क्या करते हैं सर, फंड तो उठाते हैं करोड़ों, 500 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। हॉस्पिटल जाओगे तो नाक बंद करके जाना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल में, लगता है 2 रुपया फीस ही दिखाने में डॉक्टर से वहाँ। लेकिन कचरा गंदगी फैला हुआ है, कोई विधि व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, तुरंत कोई सुनवाई नहीं होती है, ठीक तरह से इलाज नहीं होता है। ये सब काम करना चाहिए किसको, प्रेस वाले को, ताकि सरकार का आंख खुले। ठीक, तो ये सब करेगा ही नहीं। आईना दिखाना चाहिए चुनाव के समय में, न्यूज पे दिखाना चाहिए, देखिए सरकार ने ये काम नहीं किया है, तो सरकार का बड़ाई मारेगा। ये चुनाव पे यहाँ प्रचार कर रहा है, बोल रहा है हमें स्कूटी देंगे, कोई बोल रहा है कंप्यूटर देंगे, ये सब चीजें दिखाता है। उसको दिखाना चाहिए कहाँ कहाँ सरकार की कमी है, क्यों फेल हो रहा है। हर नेता आता है वही करके जाता है। ये बातें हो गई। सड़क की बात कर लो, इस पे भी चर्चा कर लो। कोई न्यूज वाला ये नहीं बताएगा तुम्हारे गांव का सड़क टूटा हुआ है 5 साल से, बनाने वाला कौन है पता नहीं, प्रोसेस में प्रक्रिया है, प्रक्रिया सही तरीके से नहीं चलता। कोई काम करवाने जाओ, ब्लॉक जाओ, कहीं जाओ, वहां पर बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। तो ये सब करना चाहिए किसको, प्रेस वाले को। लेकिन प्रेस वाले नहीं करते है ना, प्रेस वाले को पैसा मिलता है, जब तक पैसा मिला तब तक काम करता है। तुम्हारे यहाँ किसी की मर्डर हो जाए, मौत हो जाए, क्या करोगे, जब तक न्यूज वाले को पैसा दोगे तो छापेगा, नहीं दोगे नहीं छापेगा। तो उसको चाहिए कि हमारा जो, चूंकि देखो हमारा सिस्टम किससे चलता है, लोगों के इनकम से ही, लोगों के टैक्स से ही। जब हमारे टैक्स से सरकार चलती है, सरकार के खामियों पर प्रेस वालों को नजर दौड़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब काम कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है ना। समाज के दुर्बल दृष्टिकोण को क्या कहता है प्रेस वाला, कि भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, ये बोलो वो बोलो। अरे प्रेस वाले को ये भी समझना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे भी गरीब है जिसको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता है, उसके बारे में भी दिखाओ, सरकार तक उन बातों को पहुंचाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ इंदिरा आवास के लिए भी हमको पैसा लगता है, क्या प्रेस वाले इस चीज के बारे में चर्चा नहीं कर सकते? इसके लिए तुम आदमी को लगाओ, ताकि सरकार को भी पता चले घूस लगता है, बिना घूस का एक भी पैसा नहीं जाता है। 1,20,000 उठाओगे, उसमें से 25,000 कहता है हमको चाहिए घूस। तो प्रेस वालों को इन कमियों पर भी ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो क्या पूछ रहा था, प्रेस का जो है आलोचनात्मक टिप्पणी करना उसकी भूमिका पर। ठीक है, कुछ चीजें अच्छाई भी है प्रेस का। अभी देख लो, प्रेस वाला का जब शिकायत ही आया है तो क्या करता है, वो स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूल जाता है, वहां मांगता है 500 रुपया। यदि नहीं दीजिएगा तो हम लिख देंगे कि आपका स्कूल लेट से खुला था, आप में खिचड़ी नहीं बना था, स्कूल में जो टीचर जो है समय पे नहीं पहुंचता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, तुरंत 500 रुपया ले लेता है। 500, 1000, 1500। मिडिल स्कूल जाता है, कहता है 2500 रुपया दीजिए। टीचर बेचारा, उसमें भी बहुत सारा खामी होता है तो वो भी दे देता है। तो प्रेस वाला भी वहां गलत करता है ना। ये सब चीजें ठीक। प्रेस वाला एक आलोचनात्मक टिप्पणी और कर दो भाई साहब। प्रेस वाला जो पेपर में छापता है, न्यूज पेपर में छापता है, कुछ ऐसी बातें छाप देता है, ठीक है ना, किसी अर्धनग्न चित्र दे दिया, कुछ दे दिया, बच्चा सब पढ़ता है, देखता है फोटो, उसके दिमाग में बहुत सारा चीज आता है, निगेटिव थिंकिंग बात। कुछ एजुकेशन वाला चीज दे दो, जैसे कि कुछ दिन पहले हम देखे थे पेपर के ऊपर में देता था इस जिला का निर्माण कब हुआ था, कुछ कुछ न्यूज अलग अलग हेडिंग में। अब देता है कि नहीं देता है? कुछ एजुकेशन वाला चीज दो ताकि कोई देखे तो उससे इफेक्ट पड़े उस पर। छोटी छोटी कहानी दे दो रोज ताकि बच्चा शौक से पढ़े। तो शिक्षा देने वाला चीज होना चाहिए, है ना। और क्या लिखोगे प्रेस वाले के, तो यानी क्या हो गया, प्रेस सर दोनों चीज करता है। एक तरफ हमारे लिए वरदान भी है, क्या है, वरदान भी है। बहुत सारे ऐसे प्रेस वाले जो सही न्यूज को प्रेषित करते, सही चीजों को बताते हैं। कुछ ऐसे प्रेस वाले हैं पैसा लेकर के काम करता है, ठीक है, सही न्यूज को नहीं बताते, सरकार की एकदम चमक धमक दे रहा है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसमें कमी नहीं हो, ठीक है ना। तो प्रेस वालों को किस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, कमी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कमी पर ध्यान देगा ताकि सरकार उस कमी को दूर करे, ठीक।
अच्छाई को बता के क्या करोगे, जो कमी है उसको दूर करना है ना, उसको दूर करने का प्रयास करो, उसका उपाय बताओ। तो ये चीजें, तो प्रेस के आलोचनात्मक टिप्पणी करनी थी। आलोचना करने का मतलब क्या हो गया, अब अभी एग्जाम का समय है 10 दिन, अब तुम पॉकेट में हाथ दे करके धूप लगा रहे हो चादर ओढ़ करके छत पे, तो ये शोभा नहीं देता है ना। ये आलोचना इसी को बोलते हैं। आलोचना का मतलब किसी को गाली नहीं देना, यानी उसमें क्या खामी है क्या कमी है हम उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन्हीं दो प्रावधानों को लिखिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। भैया इसका आंसर तो हमको पता नहीं, लेकिन हम अपना आंसर दे देते हैं। ठीक, हमारे संविधान को धर्मनिरपेक्ष, हमारे देश को क्या बनाता है, संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। संविधान को धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब हो गया किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं, सारे धर्म को समान रूप से देखा जाएगा, वही हुआ धर्मनिरपेक्ष। कैसे, तो सबसे पहले हमारा कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। क्या है, राष्ट्र धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कैसे बना रहा है देख लो। उसके बाद सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है ना। सभी रीति रिवाज और परंपराओं का हम लोग आदर करते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने में कोई रोक टोक नहीं है। 4 पॉइंट हो गया ना। पहला तो राष्ट्र धर्म नहीं है हमारा सर। दूसरा क्या हो गया, सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिया जाता है, सभी के रीति रिवाजों के प्रति जो है हम लोग सम्मान रखते हैं। किसी भी धर्म को अपनाने के लिए कोई रोक टोक नहीं, हम अपना इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये सब चीजें, इसी को तो धर्मनिरपेक्ष कहा गया है ना। धर्म विशेष कोई कानून सरकार नहीं बनाई है, जिसका धर्म का जो रीति रिवाज है उस हिसाब से लोग अपना धर्म को आगे बढ़ा रहा है, आगे अपना काम कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब संविधान में, संविधान को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा गया, समझ में आ गया। इसीलिए सबको एकजुट करता है, यही धर्मनिरपेक्ष क्या करता है, सबको एकजुट करता है। ठीक है, किस किस स्तर पर देख लो, धर्म के अनुसार, किसके अनुसार, धर्म के अनुसार। भाषा अलग अलग बोला जाता है, 1600 से अधिक भाषा हमारे देश में बोला जाता है भाषा के आधार पर। उसके बाद क्या, वेशभूषा के आधार पर। वेश का मतलब क्या होता है, वस्त्र, वस्त्र के आधार पर। कहीं पे लुंगी गंजी पहना जाता है, कहीं लुंगी शर्ट पहना जाता है, शादी विवाह हो कुछ भी हो, हमारे यहाँ धोती कुर्ता पहना जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर किसी भी धर्म को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। कौन कौन से धर्म है भाई, उदाहरण में देना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, जैन, फारसी नहीं होता है बुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जोरोस्ट्रियन, ये सारे धर्म है और साथ रहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर है, जवाब देखो मेरे साथ रहो 2 सेकंड, सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन, कौन सा, चिपको आंदोलन। देखो कितना सुंदर आंसर हम लिखते हैं और तुम लोग इसमें साथ देना। ठीक है, चिपको आंदोलन हेडिंग दिए, क्या करेंगे भाई साहब, तो बढ़िया से पेड़ बना दो। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, आदमी को जो है चिपका दो, इधर से भी 2 आदमी, कैसे, तो इस तरह से पकड़ लिया है पेड़ को, यही तो था चिपको आंदोलन। और 1-2 पेड़ बना दो भाई साहब। क्या हुआ था, महिलाएं पेड़ को पकड़ करके चिपक गई थी। ठीक है ना, तो ये हुआ चिपको आंदोलन। इसके नेता कौन थे, सबसे पहले सर ये हुआ कब था, हुआ था चिपको आंदोलन जब भी हुआ हो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड। नहीं याद है तो ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं, याद नहीं है तो गड़बड़ हो गया, उत्तराखंड में हुआ था। सर इसका हेड ऑफ बॉस कौन था डिपार्टमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये कौन थी सर, तो ये महिलाएं थी। ठीक है ना, आदिवासी महिलाएं बोल सकते, जंगल में रहने वाली जो महिलाएं होती आदिवासी महिलाएं। पेड़ को काटने कौन आया था सर, तो ठेकेदार लोग आए थे। ठीक है ना, जंगल को काटने वाले थे, लेकिन महिलाएं इसको पेड़ काटने नहीं दी, बोली पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना। और इसका असर किस पर हो गया, सरकार पर हो गया। और सरकार ने क्या किया, इस काम को रुकवा दिया। तो इसी को क्या कहा गया भाई साहब, इसी को कहा गया चिपको आंदोलन। कहानी समझ में आ गया होगा, आया या नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग बहुत सारा चीज लिख दिए, देखो फोटो वोटो ये बना दिए, नंबर तो देगा ही देगा। और उसका धर्म बनता है देने का। ठीक है, कहानी खत्म। इससे 2 फायदा, चिपको आंदोलन से क्या फायदा था, क्यों करना जरूरी था, क्या नंबर 1 क्या हो गया, चिपको आंदोलन से फायदा क्या क्या हुआ, तो पहले तो पर्यावरण सुरक्षित रह गया, पर्यावरण सुरक्षित। दूसरा क्या हो गया,
ये जो था तुमको क्या कहते हैं, रोजगार आय का साधन था लोगों के लिए। आय का साधन का कैसे सर, तो लकड़ी काटते थे, टहनी काटते थे, उसका बेच आता था, गरीब आदमी सब रहता था, पालन पोषण हो जाता था उसका पेट का। ठीक, जंगल था तो जानवर के लिए, वन्य जीवों के लिए भी सुरक्षित था। ये सब चीजें कहीं ना कहीं, ठीक, लोगों का गुजर बसर समाप्त हो जाता, पर्यावरण प्रदूषित होता, बहुत सारी बातें, वो सब लिख दोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे सर? आतंकवाद क्या होता है? तो आतंकवाद हम लोग लिखते हैं, ये क्या है आतंकवाद? सर किसी व्यक्ति के द्वारा ठीक है ना, एक बंदूक ले लिया जाए, ठीक है, इसका उद्देश्य है अपने बातों को मनवाना, ठीक है ना, और ये बंदूक लेकर के किसी भी जगह, स्कूल हो, विद्यालय हो, कोई भी ऐसा संस्थान हो, उसमें घुस जाएगा और जबरदस्ती कान पर बंदूक तान करके कहेगा कि सरकार से, सरकार हमको 50 करोड़ रुपया चाहिए, या कहेगा हमको पूरा मुंबई चाहिए, ठीक है, या कहेगा जो जेल में मेरा आतंकवादी दोस्त है उसको निकाल दो। तो आतंकवादी क्या हो गया? अपनी बातों को मनवाने के लिए कोई व्यक्ति हथियार के बल पर, ठीक है, सरकार से मनवाना, अपनी बातों को मनवाना, वो क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। ठीक है, आराम से लिख दोगे ना, इसको भाषा में लिख देना, पिक्चर बनाने का मन हो तो बना देना, नहीं बनाने आता है तो लिख देना। अपनी बातों को मनवाने के लिए हथियार के दम पर सरकार से जबरदस्ती कोई भी काम करवा लेना, ठीक है, ये कहलाया आतंकवाद। और इसके कारण क्या होता है? निर्दोष लोग मारे जाते। क्या होता है? निर्दोष लोग मारे जाते हैं। कोई उदाहरण दे दीजिए सर। अरे लिख देना अक्षरधाम मंदिर। कौन सा? अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर, ठीक है, जो बच्चा अभी तुम्हारे सामने बोल रहा है अक्षरधाम मंदिर के बारे में, वो उस समय में मात्र 1 या 2 क्लास में पढ़ता था जब ये घटना हुआ था। ठीक, बंदूक लेकर के घुस गया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था, वहां के मंदिर को लूटने के लिए आया था, अक्षरधाम मंदिर। नंबर 2 सर, तो संसद में घटना हुआ था। संसद में तभी हम 2 या 3 क्लास में पढ़ते थे, संसद में हमला कर दिया गया था आतंकवादियों को द्वारा, क्योंकि एक अजमल, कोई एक अफजल गुरु नाम का कोई आतंकवादी था, उसको छुड़ाने के लिए। 2 घटना हो गया सर, याद हो जाएगा कौन कौन सा? अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला। दूसरा सर, तो ये हो जाएगा कौन सा? संसद। संसद समझ रहे ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी को संसद बोलते हैं, उसमें हमला हुआ था। ठीक, और कुछ बता दे सर। तीसरा नंबर कोई उदाहरण बता दीजिए, एग्जाम में लिखने में मजा आ जाएगा। तो अगला लिख देना भैया, जम्मू कश्मीर में आए दिन घटना होते रहता है, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जहाँ आतंकवादी हमला करते रहते हैं, यह भी हो गया। कुछ दिन पहले सर डोकलाम में हुआ था, डोकलाम में आतंकवादी हमला हुआ था, 45 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। ठीक है, बम, ग्रेनेड, कार में था बम। और कोई घटना बता दीजिए। उड़ी, उड़ी, उड़ी का नाम सुना होगा, है ना? उड़ी नाम का जगह था, हमारी सेना जो टेंट में रात में सोया हुआ था, रात के 12 से 2 के बीच में एकदम हमला हुआ बम से, और सारे लोग मारे गए, 19 सिपाही मारे गए। तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं, आतंकवादी घटना। सर और दूसरे देश का उदाहरण दे दीजिए आतंकवादी का। श्रीलंका में, ठीक है ना, चर्च होता है। चर्च किसको बोलते हैं? ईसाई धर्म का जो मंदिर होता है उसको क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं। ईसाई धर्म में एक लड़का बैग लेकर के गया, ठीक है, और उस बैग में बम था। वहां पर बहुत सारे बच्चे थे, छोटे बच्चे। उस दिन संडे का दिन था, ठीक, कोई इस पर शक नहीं कि आराम से बैठा, उड़ा दिया, खुद भी मरा, बहुत सारे लोग भी मारे गए। तो ऐसे ऐसे आतंकवादी घटना है। इतना ही नहीं, देख लो फ्रांस में हुआ घटना, आतंकवादी घटना। एक टीचर जो है मुस्लिम के बारे में कुछ खिलाफ में बोल दिया, अब उसको जाकर के आतंकवादी उड़ा दिया। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि देखो मुस्लिम में सभी लोग बुरे नहीं होते हैं ना, कुछ 1-8%, ठीक है ना, जिसका मानसिकता सही नहीं है ना। बहुत अच्छे लोग हैं। अभी उदाहरण के लिए जानते हैं ना हम लोग किसके बारे में? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, पता है ना? देश के राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपति थे कि राष्ट्रपिता थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, जिसको हम लोग मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। सोचो, वो नहीं चाहते थे कभी भारत पाकिस्तान अलग हो। तो बहुत अच्छे अच्छे इंसान हुए। बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना होगा, जब भी बांसुरी बजाने बैठते थे तो बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके, 12th क्लास में है कहानी, शहनाई बजाते थे, वह भगवान को शुक्रिया अदा करते थे। ठीक है, तो आतंकवाद समझ में आ गया होगा, जिसमें कि बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इतना ही नहीं,
पाकिस्तान की घटना है। एक गाड़ी था, गाड़ी में एक लड़की जा रही थी, मात्र 13 साल की लड़की थी, जिसका नाम था मलाला यूसुफजई। सोचो, पाकिस्तानी थी, मुस्लिम थी, मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान में लड़की को पढ़ने पर बैन था। क्या किया भाई साहब, आतंकवादी इसको घेर लिया, बस को कब्जा कर लिया, उसको 3 गोली मारा। बोला कि ना तुम रहेगी ना तुम पढ़ाना चाहिए। चाह रही थी सारे बच्चे पढ़े, पढ़ाने के लिए कसम खाई थी, जिस भी हालत में हम सबको पढ़ाएंगे। 3 गोली मारा इसको, लेकिन ये बच गई, अभी भी जिंदा है, और इसको नोबेल प्राइज भी मिला है शांति के लिए। ये शांतिपूर्वक वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही, क्योंकि ये चाहती है कि मुस्लिम लड़की भी पढ़े। शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे अगले भविष्य के लिए। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया बहुत सारी अच्छी तरह से कहानी। अब बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, कल बताए थे बंधुआ मजदूर, ठीक है। तो पिछला लेक्चर देखना और हमसे बात मत करना, ठीक है। बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर क्या हो गया भाई साहब, तो सिंपल सा बात है सर कि किसी का पैसा लिए उसके बदले यदि काम करे तो बंधुआ मजदूर कहलाया। या किसी पैसे के बदले हम यदि काम करेंगे कुछ समय के लिए, 2 महीना 4 महीना 6 महीना के लिए, वो बंधुआ मजदूर कहलाया। इसके अलावा सर पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, जैसे मेरा पिताजी किसी के यहाँ काम किया, ठीक है, हम उसके बेटा है तो हम भी उसके यहाँ काम करेंगे, मेरा बेटा भी उसके यहाँ काम करेगा, तो ये भी क्या कहलाया, बंधुआ मजदूर कहलाया सर। तो तुम लोग समझदार हो, लिख दोगे, ठीक है। अगला प्रश्न उससे भी मजेदार है, इतना बढ़िया क्वेश्चन तो पूछो मत, सब लिख दोगे। परिवारवाद, परिवारवाद है ना, यानी क्या, मेरे परदादाजी मुखिया, उसका बेटा मेरा दादाजी मुखिया, फिर उसके बेटा यानी मेरे पिताजी मुखिया, अब हम मुखिया है, ठीक है, अगले जन्म में मेरा बेटा भी मुखिया होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहे हैं, इस सत्ता को हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो एक ही परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी यदि किसी शासन को चलाया जाए तो क्या कहलाएगा, परिवारवाद। सर कोई बढ़िया सा उदाहरण दे दीजिए ताकि लिखने में मजा आए। तो नंबर 1 लालू जी का देख लीजिए, ठीक है ना, पहले खुद क्या बने, मुख्यमंत्री बने, राजद के अध्यक्ष वही हैं जब से राजद पार्टी बना है। कौन सा लालू जी का पार्टी है, आरजेडी है ना। इसमें देख लो भाई साहब, पहले लालू जी बने, लालू जी के बाद कौन बना, राबड़ी जी बनी मुख्यमंत्री, राबड़ी जी के बाद कौन बन गया, तो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव बन गया, यानी कि अपने ही परिवार के लोगों को, ठीक है। आरजेडी का अध्यक्ष पहले कौन था, लालू प्रसाद यादव, उसके बाद कौन बना, राबड़ी देवी, उसके बाद कौन बना, उसका बेटा बन गया, तेजस्वी बन गया। तो कहने का मतलब एक ही परिवार के लोग शासन में आ रहे हैं, यानी मुख्य पद, बड़े पद पर कौन रह रहा है, उसी के परिवार के लोग। लेकिन जब पार्टी है तो अलग अलग होनी चाहिए। सब दूसरा उदाहरण दीजिए जो मजा आ जाए फिर से। तो सपा का नाम सुना होगा, इसको शुद्ध अलग भाषा में बोलते हैं समाजवादी पार्टी। कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी, साइकिल छाप। सर राजद का क्या होता है, आरजेडी का लालटेन छाप। समाजवादी पार्टी में देखिए मुलायम सिंह यादव, कौन, मुलायम सिंह यादव। इसमें जो कोई पद है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कौन कौन है, एक बेटा है, फिर इसका भाई है, फिर उसका भाई है, यानी कहने का मतलब क्या है, 2 भाई है, फिर बेटा है, बेटा मुख्यमंत्री बन गया, अब उसका अध्यक्षा उसकी पत्नी बन गई। कहने का मतलब पूरा परिवार ही भरा पड़ा है, कोई जमाई बना हुआ विधायक कहीं कुछ कहीं कुछ। कहने का मतलब क्या हो गया, एक ही परिवार से यदि लोग सत्ता में आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। और ऐसा किस लिए होता है, पैसा के कारण होता है। नंबर 1 बात, परिवारवाद समझ में आ गया। 2-3 उदाहरण के साथ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और अगला चौका मारने के लिए तैयार रहो, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग कि सिंपल सा जातिवाद क्या है भाई साहब, जातिवाद। जातिवाद भी बहुत बड़ा गेम खेलता है। नीतीश जी कौन सी पार्टी के, कौन से जाति के, सर नीतीश जी कुर्मी है ना। और लालू जी कौन है, तो लालू जी यादव है ना, तो यादव का वोट। एक और है, कौन है पता नहीं, नाम बोलो, रूढ़ी प्रताप, समझ गए, राजपूत है। तो कहने का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, खास करके बिहार में, जैसे नीतीश जी है, कुर्मी है। अब जैसे कि मान लो एक जिला है पूर्णिया, यदि यहाँ पे राजपूत ज्यादा है तो यहाँ पर किसको खड़ा करेगा, राजपूत को। कुर्मी ज्यादा होगा तो कुर्मी वाले कैंडिडेट को खड़ा करेगा। लालू यादव खड़ा है तो यहाँ पर जितने भी यादव होंगे वो किसको वोट देंगे, लालू यादव को। तो ये जातिवाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। अभी भी क्या है, लालू यादव काम किए नहीं किए, क्या किए पता नहीं, 110 सीट आया। नीतीश जी क्या किए नहीं किए पता नहीं, इसको कितना 124 सीट आ गया। ठीक है, किसके बल पे, जातिवाद के बल पे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें है, यही क्या है, जातिवाद है। इससे क्या होता है, लोकतंत्र प्रभावित होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है भाई साहब, जिस देश में रहते हैं वहां पर क्या है, लोकतंत्र है। और जब लोकतंत्र है सर, तो लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए ना सरकार। तो हम लोग किस पे चुन रहे हैं, जाति के अनुसार।
परिवार के अनुसार, है ना। लालू जी के बेटा तेजस्वी है, उसी को वोट देंगे। नीतीश जी है, नीतीश को ना वोट देंगे और किसको वो देंगे, मतलब मजबूरी वाला बात हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या, लोकतंत्र, लोकतंत्र इससे कमजोर होता है ना। जाति के आधार पर हम वोट देंगे, यदि वह निकम्मा व्यक्ति है तो फिर तो बेकार हो जाएगा, तो वो चीजें गलत है ना। सरकार को इन सब चीजों से दूर हटना चाहिए। सबसे पहली बात देख लो। अब ये तो हो गया, कहानी समझ में आ गया। जातिवाद से आप क्या समझते हैं और परिवारवाद से आप क्या समझते हैं। पूछ क्या रहा है भाई साहब, अगला पॉइंट, उसका भी आंसर तुमको देना होगा। क्या देना है भाई, कि लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है। तो नंबर 1 सर, सबसे पहली बात कि देखो, सबके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, 1-1 साल के, 1-1 साल के, ठीक है। किसी बच्चे के शरीर पे ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता है कि वो जो है किस जाति से, राजपूत है, ब्राह्मण है, क्या है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसा कि ठीक हमने अभी तक स्टडी किया है, पढ़ाई किया है, उस हिसाब से कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, ठीक है। कमजोर कहाँ से होता है, बेस से, ठीक है। हमारा बेस कहाँ शुरू होता है, आंगनवाड़ी से। कहाँ से, आंगनवाड़ी से, ठीक है ना। तुम लोग को यदि एग्जाम के बाद समय मिलेगा तो आंगनवाड़ी 5-6 आंगनवाड़ी घूम लेना, ठीक है ना। वहां पर क्या पढ़ाया जाता है, इसी को तो हम लोग प्री स्कूल बोलते हैं, ठीक। ये खराब है, पता चल जाएगा कैसा स्थिति है, अच्छे तरीके से पता चलेगा। उसके बाद होता है प्राथमिक विद्यालय, ठीक। तुम लोग जब समझदार हो जाओगे, अभी तो 10th में पढ़ते हो, थोड़ा अक्लमंद हो जाओगे, जब 12th या कोई नौकरी हो जाए और अक्लमंद हो गए तो तब प्राइमरी स्कूल जाना, तब समझना क्या पढ़ाई होता है। फिर मिडिल स्कूल जाना, फिर हाई स्कूल जाना, सबको जज कर सकते हो। धीरे धीरे समझ में आएगा पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है। क्या पढ़ लेते पहले, क्या स्कूल में पढ़ा देता तो हमारे लिए अच्छा होता। काश हम 6 से लेकर के 10th तक अच्छे से पढ़े होते तो आज उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे अंदर ये सोसाइटी, ये राजनेता, ये पार्टियां दिमाग में कीड़ा डालता है, किस चीज का, जाति का, परिवारवाद का। लेकिन सोचो, यदि हमारा शिक्षा व्यवस्था आंगनवाड़ी से लेकर के प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल तक बेहतर हो, सारे बच्चे एजुकेट होंगे, सारे बच्चे शिक्षित होंगे, सारे बच्चे समझदार होंगे, है ना। सभी आगे बढ़ सकते हैं। और सबको जब अकल हो जाएगा, एक अच्छा इंसान चुन करके सरकार में जाएगा, वह शासन को अच्छे से चला सकता है। यदि शासन को अच्छे से नहीं चलाएगा तो अगले बार हम किसी और अच्छे आदमी को चुनेंगे। लेकिन चुनाव किस आधार पर जाता है, जाति के आधार पर और परिवार के आधार पर, जो कि सही एकदम नहीं है, जो हमारे विकास को क्या करता है, रोक देता है ना। जाति के आधार पर देख लो, यदि यादव परिवार से कोई चुना गया तो वो उसका ध्यान किस पर रहेगा, यादव परिवार पर, उसका विकास कैसे हो। यादव के लोग जो है एकदम जो है पावरफुल रहेंगे, अरे हम तो कुछ भी कर लेंगे। नीतीश कुमार का है उस कुर्मी जाति का, तो वो क्या करेगा, भैया कुर्मी वाला आदमी से एकदम पावर में रहेगा, एकदम अरे मेरा ही सरकार है, हम कुछ भी कर लेंगे। तो इन आधारों पर सरकार चलाना अच्छी बातें नहीं है। हमें तो सबका विकास चाहिए ना, ठीक है। उसके लिए हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा और लोकतंत्र का विकास चाहिए। तो जाति और परिवार से उठ करके देश का विकास, राज्य के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा मत समझना कि हम नेता की तरह भाषण दे रहे हैं, ठीक ना। बात वही बोल रहे हैं और इसको तुम अपने समझ से परीक्षा में लिखोगे। अब तो अगला क्वेश्चन और मजेदार है, आज तो बंद करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। बिहार में विकास में महिलाओं का योगदान। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सुंदर है। बिहार में विकास किसके कारण, महिला का योगदान। किसका, महिला का योगदान। नंबर 1 उदाहरण लिखना, बिहार में विकास का में महिलाओं का प्रमुख योगदान ये है, निम्नलिखित है, ठीक है। देखो क्या लिखोगे, सबसे बढ़िया सर ये कौन सा है, पता नहीं, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह ये बिहार के विकास में मदद करती है। कैसे सर, तो ये क्या करता है, समूह से पैसा लेती है, कुछ पैसा 10,000 20,000 एक दुकान खोलती है, दुकान चलाती है, इससे इसको 2 रुपया कमाती भी है और ये अपना बिजनेस चलाती है। तो इससे सरकार को भी टैक्स मिलता है, सरकार भी विकसित हो रही है, क्योंकि उसके अंदर से उसके गांव घर में जो है गरीब लोग नहीं है, अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कहने का मतलब प्रयास कर रहा है गरीबी से हटने का। एक काम तो ये हो गया, स्वयं सहायता समूह बिहार के विकास में, ठीक। 2 रुपया कमाना शुरू कर दी, जमा करती है स्वयं सहायता समूह में 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया सप्ताह के हिसाब से। इसके अलावा प्लस में इसी में से कुछ महिलाएं अध्यक्ष बन जाती है, कुछ महिला कोषाध्यक्ष बन जाती है, कुछ महिला जो है सचिव बन जाती है। ये तीनों महिला पटरी बांध करके बैंक पहुंच जाती है पैसा लेने के लिए। मीटिंग होता है तो वहां पर बैठ करके भाषण भी देती है, अपनी बात को रखती भी है। तो सोचो, एक महिला जो सिर्फ साइन करने जानती है, वो आज एक समूह में बैठ करके, एक ग्रुप में बैठ करके अपनी बातों को रखती है। तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत हिम्मत की बात है ना।
ऐसा नहीं है सब एमए बीए किए हुए, लेकिन ये लोग भी डिस्कस करता है किसको पैसा देना चाहिए, कौन कर्जा नहीं दिया है, किसका कितना ब्याज हुआ है, सारा चीज कैलकुलेट करता है, बैठता है, बात विचार विमर्श होता है। तो स्वयं सहायता समूह क्या कर रही है, इसमें महिला है और महिला क्या कर रही है, बिहार के विकास में योगदान कर रही है। पहला उदाहरण दे देना। दूसरा उदाहरण, बिहार में जीविका दीदी, तो जीविका दीदी पर कहानी दे देना, ठीक है। तो जीविका दीदी से मास्क बनवा रही है सरकार, क्यों बनवा रही है मास्क, उसका स्कूल ड्रेस, इस बार से नया जो स्कूल खुलेगा अब 2021 में, तो बच्चों को स्कूल ड्रेस का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक ना, नहीं तो बच्चे ड्रेस खरीदने के बदले घर का ड्रेस पहन लेती थी, नहीं या लेता था, जो भी हो। तो स्कूल ड्रेस के बदले स्कूल ड्रेस अब कौन बनाएगी, जीविका दीदी बनाएगी, ठीक है ना। मास्क, स्कूल ड्रेस, ये सब चीजें जीविका दीदी बनाएगी, जीविका दीदी को सरकार पैसे देगी और बच्चों को ड्रेस मिल जाएगा। सोचो, तो महिलाएं क्या हो रही है, स्वावलंबी हो रही है, यानी अपना पैसा खुद कमाएगी, अपने पति पर, पुरुषों पर आधारित नहीं रहेगी, और ये बहुत ही जरूरी है किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए। तो जीविका दीदी के बारे में लिख सकते हो। इतना ही नहीं, तीसरा नंबर, आशा दीदी के भी बारे में बात कर ले। अरे दिमाग घुमाओगे तो आंसर तो फटाफट आएगा। आशा दीदी के बारे में बात करें। प्रत्येक वार्ड में एक आशा है, ठीक है ना। भले मान के चलो हमारे बिहार में प्रत्येक पंचायत में जो है हॉस्पिटल नहीं है, जो कि रहना चाहिए, लेकिन आशा दीदी के पास क्या होता है, एक मोबाइल तो होता ही होता है, ठीक है ना। उस वार्ड में किसी को नुन्नू होने वाला है, बच्चा हुआ, तो क्या करती है, तुरंत आशा दीदी से संपर्क करती है। किसी बच्चे को टीका दिलवाना होता है, आशा दीदी से संपर्क करती है। किसी का तबीयत खराब हुआ, संपर्क करती है। कहने का मतलब क्या है, आशा दीदी फोन घुमाती है, तुरंत हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी आ जाता है। तो आशा दीदी भी क्या कर रही है, विकसित हो रही है। एक बच्चा, एक पेशेंट पे उसको 1400 रुपया मिलता है, तो इसका भी विकास हो रहा है। तो महिला आगे बढ़ रही है, महिला राज्य के विकास में योगदान कर रही है ना। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा और क्या बात करें, महिलाओं का योगदान। अब देखो बिहार सरकार भी बहुत होशियार है। सरकार ने क्या किया, 50% सीट पुरुष के लिए, 50% सीट महिला के लिए, चाहे कोई भी नौकरी हो, कोई भी जॉब हो। मास्टर है ना, यदि एक स्कूल में टोटल 6 मास्टर होना चाहिए, तो 3 सीट महिला के लिए फिक्स है, 3 ही पुरुष उसमें रह सकता है, 3 से ज्यादा नहीं रहेगा। सोचो महिला का, और महिलाएं शिक्षिका भी आजकल, महिला सब क्या कर रही है, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो किसी भी जॉब में हमको महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान मिलता है। इसके बाद यदि बात करें तो सर और एक बात कर लीजिए नर्स के बारे में। नर्स जिसको सिस्टर बोलते हैं, ठीक। अब हो सकता है किसी व्यक्ति का यदि पत्नी भी यदि नर्स है तो उसको भी उसका सिस्टर बोलना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो अलग बात होगी। लेकिन देखो जितने भी हॉस्पिटल है वहां पर जो महिलाएं रहती है नर्स दीदी के रूप में, वो भी पेशेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है ना। तो कहने का मतलब देखो ये भी तो राज्य के विकास में योगदान कर रही है, तो ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या बताओगे, महिलाओं का क्या योगदान है। तो महिला का योगदान देख लो बिहार के विकास में। यदि घर में भोजन बना के समय पर नहीं दे तो फिर तो विकास ऐसे भी रुक जाएगा। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा उदाहरण दे देना, ठीक है। महिलाओं का क्या योगदान रहा बिहार के विकास में, ठीक है, क्या योगदान कर रही है, इसके बारे में भी बता सकते हैं। महिलाएं आजकल खुद शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। लड़कियां से बहुत मेहनत करती है, वही जाकर के कल जाकर जॉब करेगी। बहुत सारी लड़कियां आईएएस बनती है, आईपीएस बनती है, तो कहीं ना कहीं बिहार का नाम भी रोशन होता है। तो ये सब चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट और हमारा अंतिम लेक्चर होगा हमारे ख्याल से, क्योंकि एक मॉडल पेपर और बच गया है लास्ट, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, जम के एग्जाम का तैयारी करें, बेवकूफ के तरह समय बर्बाद ना करें। आपके भविष्य का सवाल है, बहुत अच्छा एग्जाम जाना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं बाद में।